बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर है और आपको पता है कि आज ये जो आखिरी दिन होता है नए साल के शुरू होने से पहले पहले सब के सब अपने जो गोल्स हैं वो सेट कर रहे होते हैं। नया साल का एक रेजोल्यूशन होता है वो तैयार कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, मगर कुछ लोग इसके ऊपर अमल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और कुछ लोग जो है ना इसको नोट नहीं करते। मुझे लगता है कि हमें कॉपी पेन लेके इन चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए कि अब नए साल की जो तैयारियां हैं वो क्या होनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। देखें ना, ये जो साल है जो गुजर गया, अब इस साल में हम लोगों ने कितनों को खोया होगा, कितनों को पाया होगा, कितनी खुशियाँ हमें मिली होंगी और कितनी खुशियाँ हमसे छिन गई होंगी। देखिए, अब छिन गई के नाम पे ही जो है, अभी जो मैं बोलना चाह रही थी, मुझे उस पर ही ना ये जो ट्रॉमा शुरू हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से आपकी भी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो छिन गए होंगे आपसे। मेरी बड़ी अप्पी जिन्होंने मुझे पाला पोसा, आज हम 8 भाई बहन जिनको उन्होंने पाला पोसा, उनको दिखाई नहीं देता था उनकी एक टांग में 2 जगह रॉड लगी हुई थी, मगर उनकी अपनी औलाद भी कोई नहीं थी, तो उन्होंने हम सबको अपने बच्चों की तरह पाला, ठीक है, पोसा। अम्मी तो बाहर काम करती थी, देखती थी, ब्रेड एंड बटर कमाती थी, मगर उनकी तरबियत थी हमारे साथ, सबके साथ। आज हमारे पास नहीं है, वो चली गई इस साल। तो इसी तरह मेरी तरह जैसे ये दुख दर्द गम किसी जाने वाले का, किसी प्यारे का आपकी भी ज़िंदगी में होगा, मगर जो चले जाते हैं ना, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जो कोई कुछ कहे जाता है ना ज़िंदगी में, आपको कुछ बता जाता है, वो आपकी जायदाद, आपकी पूंजी होती है। सारी ज़िंदगी उसको किसी आंचल के ना कोने में बांध लें, उनकी कही हुई बात को, उनकी नसीहत को। अगर आपने उन चीज़ों पे अमल कर लिया और उनकी बात किसी जगह रख ली, मान ली, अच्छा कोई नेक काम कर लिया, उनकी मग़फ़िरत होती रहेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी को मिस करते हैं तो उनके लिए ये काम ज़रूर कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी, कि ख़ुद नेकी के रास्ते पे चलिएगा। तो कोई ऐसे भी लोग होंगे जो फेलियर होंगे, जिन्होंने पिछले साल बड़ी कोशिश की होगी इस साल के हम कुछ हासिल कर सकें, पैसा आ जाए, यार ये घर ख़रीद लूँ, यार मैंने ये गाड़ी लेनी है, नहीं ले पाए होंगे, यार मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करना है, नहीं कर पाए होंगे। कोई तो छोटी छोटी ख्वाहिशें होंगी, यार मैंने बाइक लेनी है, मेरे पास बाइक नहीं है, मैं धक्के खा के जाता हूँ ऑफिस। तो इस तरह की 10 छोटी छोटी ख्वाहिशें भी होंगी लोगों की, नहीं ले सके होंगे, नहीं बना सके होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि अब इस साल जो है ना उसके ऊपर एफ़र्ट करनी है, मेहनत करनी है। और उनके लिए क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हमने सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, अपनी सेहत को सबसे पहले आगे रखना है। पैसे, दौलत, जायदाद, सारी ज़िंदगी की, सारी खुशियों की, सब चीज़ों की अगर आपने इंजॉयमेंट हासिल करनी है तो उसके लिए आपकी सेहत जो है इनर इम्पॉर्टेंट है। आपने एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, अच्छी से अच्छी, ताकि आपकी एक्टिव लाइफ हो, आपका ब्रेन काम करे, आपका पल्पिटेशन हो, हार्ट रेट बढ़े, आपकी सेहतमंद लाइफ के साथ आप बहुत कुछ कर सकेंगे। उसके अलावा हमने अगर कोई किसी का वज़न ज़्यादा है तो ये दिमाग में रखे कि नए साल में हमने वज़न कम करना है, ठीक है। कोई बहुत दुबला है तो वो कहे कि मैं नए साल में थोड़ा सा वज़न बढ़ाना है ताकि मैं अच्छा लगूँ, कपड़े पहनूँ तो अच्छी लगूँ, ठीक है। और उसके अलावा हमने ऑर्गेनाइज्ड होना है बहुत सी चीज़ों के साथ, अपने बच्चों की चीज़ों के साथ, अपने भाई बहनों के रिश्तों के साथ, अपने काम के साथ, अपनी लाइफस्टाइल के साथ, अपने घर को ऑर्गेनाइज करना है। हमने ये थोड़े से कुछ इम्पॉर्टेंट तय हैं जो हमने करने हैं, ठीक है। हमने कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी है, कुछ ऐसी नई हॉबीज़ जो है अपने अंदर पैदा करनी है, ताकि हमारी ज़िंदगी में हम उन चीज़ों को भी अपने साथ लेके चलें, तो हम हमारी लाइफ में हम कुछ क्रिएटिव काम कर सकें। हो सकता है हमारी ज़िंदगी का अगर जो भी वक्त है जो रह गया है, जो हमने काम करना है, वो अच्छी तरीके से नए स्किल्स और अपनी हॉबीज़ के साथ उसके ऊपर अच्छा क्रिएटिव काम कर सकें, ठीक है। हमने सेव ज़्यादा करना है और स्पेंड कम करना है। लाइक हमने जो पैसे हैं वो हमने स्पेंड लेस करने हैं और हमने थोड़ी सी सेविंग ज़्यादा करनी है, ताकि जो पिछले इस साल हमारे जो ख्वाब थे जो पूरे नहीं हो सके, वो हम सारे ख्वाबों को जो बुन चुके हैं वो उसको हम पूरा कर सकें, ठीक है। हमने अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं तो हम अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं, और अकेला इंसान कहीं का नहीं है, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता जब वो अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर नहीं चलता। तो अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उन सबको अपने पास रखें, ज़रा सोशल भी हों, ठीक है। तो ये एक था रेजोल्यूशन, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ, इन चीज़ों को रखिएगा साथ अपने। दूसरा ये कि इबादत भी कीजिएगा। आखिरी बात, इबादत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते थे, जो इबादत नहीं करते थे, ये मेरी शक्ल देख के ये ना कहा करें, ये नीचे ना लिखा करें कि कौन देखो कौन बोल रहा है। ज़रूरी नहीं नमाज के बारे में सिर्फ आपको एक आलिम ही बैठ के बता सकता है, कोई आलिमा ही बैठ के बता सकती है, ठीक है। हो सकता है मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और मैं पढ़ती हूँ,
ठीक है, कभी छुट जाती है मुझसे 2-2 3-3 टाइम छुट जाती है। माँ मैं पढ़ती हूँ नमाज़, और ये मेरा रेजोल्यूशन है कि मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। इस साल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 1 वक्त की भी नमाज़ ना छोड़ूँ। तो ये कोशिश ही है ना, रेजोल्यूशन अब बनाना है तो बनाएंगे तो गोल सेट होंगे। अब मेरे पास हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ भी हमने कुछ इसी तरह का मौजू रखा है ताकि हम उनसे बात करें और वो हमें बताएं कि हम अपना आप जो है ना उसको तो जानते कोई नहीं है, हम अपने आप को पहचानते कोई नहीं है, हमें तो हमारी सलाहियतों के बारे में भी नहीं पता होता। हम करना कुछ और चाहते हैं, चल किसी और रास्ते जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे सलाहियतों के बारे में नहीं पता, हम खुद को नहीं पहचानते। क्या आप जानते हैं खुद को आप कौन है? नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर हमारी बातों का ज़रूर सुनिएगा, हमारे सेगमेंट ज़रूर सुनिएगा। हमारे पास माइंड इंजीनियर अली साहब मौजूद हैं, ख़ास मदू किया है, ये विल गाइड अस कि हम किस तरीके से अपनी पहचान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फिज़ा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और मैं बिफोर यू आस्क अ क्वेश्चन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ये बताइएगा कि जो खुद की पहचान है ये हम तो करते ही नहीं है ना, हम अपने लिए कोई ऐसा टाइम निकालते हैं कि हम कभी मिरर के सामने खड़े होकर या किसी अकेले कमरे में खुद कलामी करें, खुद से बात करें कि यार फ़िज़ा क्या करना चाहती हो, क्या करना क्या है, तुम हो कौन, तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं जो तुम करो तो ये हो सकता है। फ़िज़ा तुम कौन सी गलती कर रही हो, फ़िज़ा तुम सही कर रही हो, फ़िज़ा करना क्या है, कौन हो तुम? वी डोंट टॉक। एग्जैक्टली। बुलिया की जाना मैं कौन, ठीक है। और इकबाल से शुरू करूँगा। इकबाल ने कहा है अपने मन में डूब के पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन। मैंने इसमें एक लफ्ज़ ऐड किया, खोते अपना तो बन। इकबाल से माजरत के साथ तो बात ये है कि देखें मी टाइम, जिसको आज हमारा बड़ा चल रहा है, मी टाइम, सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं ना, मी टाइम। नाउ लेट मी टेल दिस मी टाइम पीपल कि ये सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या करने जाते थे? अरे वाह, राइट, दैट वाज हिज मी टाइम। यस, दैट इज वेयर ही वांटेड टू नो हिमसेल्फ, ही वांटेड टू नो हिज रब। वाह, करेक्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ मन आरफ़ा नफ्सक आरफ़ा रब्बक, ठीक है। अब बात ये है कि बहुत ज़रूरी है, और मैं इसमें एक सवाल पूछता हूँ, आपकी ऑडियंस से भी ये मेरा सवाल है और आपसे भी है, डू यू लव योरसेल्फ? आई लव माई सेल्फ। ब्रिलियंट, दैट्स द आंसर विच आई वांट पीपल टू गिव। पता नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कभी कभी यू डोंट लव योरसेल्फ, यू नो व्हाई? बिकॉज जब हम अशरफुल मखलूकात का लफ्ज़ मुझे हदीस और कुरान में कहीं नहीं मिला। हाँ। ये लफ्ज़ हमने पता नहीं कहाँ से उठाया है। अच्छा, ठीक है। हाँ। देखो अशरफुल मखलूकात, इस लफ्ज़ का मतलब समझो कि मखलूक के कीड़े मकोड़े, गाय भैंसें, बकरियां, कुत्ते, बिल्ली, ये सारी मखलूकात है ना। हाँ। हम इनमें बेहतर हैं। हाँ। जबकि मेरा रब हमें क्या कह रहा है, ahsani तक़वीम, मैंने तुम्हें बेस्ट बनाया है। वाह, दिस इज माई बेस्ट क्रिएशन। और फिर सूरह साद आयत नंबर 7 में कहता है मेरे रूह ही, फरिश्तों को कह रहा है जब मैं इसमें अपनी रूह फूकूंगा। रूह क्या है? हाजा में नमरी रब्बी, वो अल्लाह जानते हैं रूह क्या है, मैं और आप नहीं जानते। हाँ, राइट। हाँ। वो इल्म अल्लाह के पास है। वाह। लेकिन वो ये जब वो ये अल्लाह कह रहा है कि मेरी रूह, तो डेफिनेटली दैट वुड बी द बेस्ट थिंग विच ही विल पुट इन द बेस्ट क्रिएशन। वाह, करेक्ट। तो अभी क्या मुझे किसी क्रीम की, किसी लोशन की जरूरत है कि मैं अच्छा लगूं? सो पहले मुझे खुद को लव करना है। राइट। क्या बात है। जहाज में आप बैठते हो ना, तो जहाज में वो क्या कहते हैं, मास्क गिरेगा तो पहले खुद पहनना होता है या बच्चे को पहनाना होता है? पहले खुद पहनिए फिर बच्चे को क्यों? पहनाइए। क्यों? बिकॉज अगर आप ही नहीं बचोगे तो बच्चा को कैसे बचाओगे? राइट। सो ये जो है ना मी टाइम, जिसको हम आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है ना, ये मी टाइम, ठीक है। ये आप सिंपल इसको, इसी मी टाइम को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जोड़ लें तो आपने ना सिर्फ एक सुन्नत जिंदा की, बल्कि जो टाइम आप खुद को दे रहे हैं वो आपकी इबादत बन गया। और एक स्टार है ना करीना कपूर जी, वो आगे से कहती है ना मैं खुद की फेवरेट हूँ। एग्जैक्टली, ये होना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज देखो मैं रोज़ रात को अपने सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक जिस्म के हर हिस्से का शुक्रिया अदा करके सोता हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि क़यामत वाले दिन ये सब मेरे अल्लाह के रब के सामने गवाही देंगे ना मेरे बारे में, तो मैं क्यों ना इनको मस्का मारूं अरे वाह कि यार थैंक यू यार, थैंक यू करे, वाह वाह। सो ये बड़े सिंपल सी ये लॉजिक्स है मेरी, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। मुझे खुद से प्यार करना मुझ पे मेरे रब ने भी फ़र्ज़ किया है। आपको पता है सेल्फ हार्म इज़ हराम इन इस्लाम। सर सेल्फ हार्म की आप बात करें, नशावर हो गए लोग, नशे पी रहे हैं,
पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं, कौन कौन से वो तो नशों चलो के एक नाम मैं extreme हो आपको गया बता ना, नहीं सकती, वो तो तो अपने आप को कत्ल ही तो कर रहे हैं, जहर पी रहे हैं। वो तो एक एक्सट्रीम है ना। हाँ बट आप अगर अपनी बॉडी का ख्याल नहीं करती हो, आप नहाती नहीं हो, आप मुंह नहीं धोते हो, आप ब्रश नहीं करते हो, ये भी सेल्फ हार्म है। हाँ अच्छा ठीक है, कभी हमने उस एंगल से देखा नहीं है। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बन गया है, जो मलंग है जी वो बुजुर्ग है। ओ भाई ऐसा नहीं था, अगर मलंग बुजुर्ग होता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत लिबास किसी ने नहीं अरे वाह, देखा। साफ। वो खुश लिबास थे, हम खुश्क लिबास हैं। बेशक, क्या Right? बात की है, वाह। तो इसलिए सेल्फ लव इज पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। अच्छा, खुद को जानना है तो सेल्फ लव, सेल्फ लव मेक्स यू अ ट्रू फॉलोअर ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह। एंड सेल्फ लस्ट मेक्स यू द फॉलोअर ऑफ अबू जहल एंड अबू लहब। हाँ अब सेल्फ लव और सेल्फ लस्ट में एक बारीक सी लाइन है। ठीक है, वो लाइन ये है, हम बॉडी लैंग्वेज का, मैं उस्ताद हूँ, जब बॉडी लैंग्वेज सिखाता हूँ तो बॉडी लैंग्वेज में ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमें यह बताया जाता है कि अगर आपकी गर्दन सीधी है ना तो दैट इज कॉन्फिडेंस, दैट इज सेल्फ लव। अच्छा। अगर आपकी गर्दन कॉलर को टच हो रही है, नाक यूं ऊपर जा रहा है ये, हाँ तो ये किबर है, अकड़ अकड़, सेल्फ लस्ट है Attitude, ये। अच्छा, ये अच्छा। सेल्फ लस्ट है। यूं, ठीक है, अच्छा तो अब आप देखोगे ये लस्ट किस में थी, हाँ अज़ाज़ील में। अज़ाज़ील पता ना कौन था, आए, ठीक है ना। अच्छा। और आपको एक मजे की सवाल पूछता हूँ आपसे, आपको पता है अज़ाज़ील को अल्लाह ने इब्लीस का नाम दिया है, हाँ। राइट? इब्लीस का मतलब क्या है? शैतान, नहीं, फिर इब्लीस का मतलब है अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला। तो हम में से जो जो जब जब मायूस हो उसका नाम क्या होना चाहिए? अच्छा इब्लीस, अच्छा ठीक है, अच्छा, तो मतलब ये बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। अल्लाह की किसी भी रहमत से जब हम मायूस हो जाएंगे तो हमारा नाम हमें खुद रख लेना चाहिए। हाय अल्लाह, क्या मिसाल दिया आपने, वाह वाह। सो बात यह है कि ये क्यों अल्लाह ने बताया, जब आप खुद से प्यार करेंगे, आप खुद को जानने की तक, तो आप देखो ना, मैं हमेशा एक जुमला कहता होता हूँ, बड़े मसलों का हल सिर्फ बड़े के पास मिलता है। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। आहा, ठीक है, अरे वाह। तो वो जो एक सजदा है ना बड़े के सामने, यार 2 कतरे नहीं बहाने देता, वो इतना प्यार करता है हमसे। वो कहता है यार ये ले। क्या बात है। मैं ब्रेक पे जाने चाहूँगी, मगर उससे पहले एक छोटी सी मिसाल बताऊँगी। मैं बहुत, जब बचपन में भाई बहन ज़्यादा थे, 8 भाई बहन थे, लड़ाइयाँ करती थी, तो मैं अम्मी के पास बार बार शिकायत लेके जाती थी। अम्मी कहती थी परेशान हो, झगड़ों से तंग हो। मेरी पीठ पे अम्मी किताबें, जो जो घर के सामान थे ना, वो ऐसे रख के ना मुझे यूँ झुका दिया करती थी, और मैं काफ़ी देर के लिए ऐसे झुकी रहती थी। अब अम्मी कहती थी सजदे पे जाओ, तो मैं जैसी सजदे पे जाती, मैं कहती मैं बुक गिर जाएंगी, तो अम्मी कहती थी गिर जाए। वो चीज़ें जब गिरती थी, मैं सजदे पे जाती, अम्मी कहती अब खड़ी हो, अब कुछ है, सब हट गया, तो अम्मी कहती थी जाओ जाके नमाज पढ़ो। आपकी अम्मी तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे पास माइंड इंजीनियर अली मौजूद हैं और हमें गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने ख़ुद की पहचान करनी है। अच्छा जी, जो लोग ख़ुद को नहीं पहचानते वो तो ऑफ कोर्स फेलियर है, क्योंकि उनको उनके अपना काम का, अपने स्किल का, किसी चीज़ का पता ही कुछ नहीं होता। मुंह उठा के कहीं जिसने जो कह दिया वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार लग गए, कोलू का बैल बन के। बट उसके अलावा जो लोग अपने आप को पहचान लेते हैं, उसके साइंस क्या क्या है? जब हम खुद को पहचानना शुरू कर दें, हमें कैसे पता चलेगा कि वी नो आवरसेल्फ द बेस्ट? सबसे पहली चीज़ फिज़ा, एक रिसर्च से शुरू करता हूँ। एक रिसर्च है कि दुनिया में 1% इंजीनियर्स हैं और 99% फॉलोअर्स। लीडर्स नहीं कह रहा मैं, ये रिसर्च हुई है, इंजीनियर का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि इंजीनियर और फॉलोअर्स। इंजीनियर वो है जो अपनी दुनिया आप पैदा करता है अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है, ज़मीरे कुन फ़िका है ज़िंदगी, राइट? इकबाल ने ये कहा है। बिल्कुल। तो वो जो 1% है ना, उन्होंने खुद को पहचान लिया था, करेक्ट? सबसे पहली चीज़ खुद को पहचानने की, खुद को जानने की, सेल्फ कैथारसिस की, वो मैं ये कहता हूँ कि यू विल हैव टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड, यू विल स्टार्ट इंजॉइंग योर सेल्फ। मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, मेरे बेस्ट टाइम मेरी पर्सनल कंपनी है। बच्चों के साथ लगता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारी थकावट दूर हो जाती है। क्या बात। लेकिन जब मैं रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने आप के साथ खेलता हूँ, एनालाइज करता हूँ अपने आप को, यार अच्छा मैंने आज ये किया, दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डू बेटर। ठीक है, मैं मेरी एक स्टेटमेंट में कहता होता हूँ, कम्पीट विद योर सेल्फ यू गेट बेटर। कम्पीट अपने आप से एंड कम्पीट विद अदर्स यू गेट बेटर। ओके, ठीक है, वाह 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 वाह। क्योंकि जब आप खुद मेरा क्राइटेरिया, मेरी बेटर मैं ही हूँ। हाँ। मैं, और देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफहूम इस तरह से है कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका कल आज से बेहतर नहीं है। वाह, ठीक है, वाह, वाह। तो इफ़ योर टुमारो
is not going to be better than today. And every morning I do another ritual, by the way. मुझे आदत थोड़े छोटे रिचुअल्स करने की, तो मैं शेयर करता रहता हूँ. Every morning I look into the mirror in the toilet and I tell the man in the mirror, I am better than you. वाह वाह. अच्छा, ये शाहरुख खान साहब ने भी एक बात कही, जैसे हम लोगों को देख के ना हिर्स से हो जाते हैं, वो आपकी बात लस्टी हो जाना, तो वो शाहरुख खान कहते हैं कोई अमीर है तो होगा अपने घर का होगा, कोई गरीब है किसी के पास खाने को, वो अपने घर का, उसके अपने नसीब का, अपनी चीज़. मगर मुझे उन चीज़ों की, उनकी किसी की कोई फिक्र नहीं. आई डोंट केयर अबाउट इट. मैं अपने आप को जानता हूँ, अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कितना है कितना नहीं है, मैं किन फिक्रों में हूँ, मुझे अपनी फ़िक्र करनी है, मुझे किसी की क्या फ़िक्र है. देखो हम लोग जो है ना, हम एज अ कॉम हम ज़हनी गरीब हैं. कैसे? हम पेट्रोल 100 रुपये का 10 दफ़ा जाके डलवाते हैं. ठीक है, टेंशन पाली हमने हर दफ़ा, ओह ख़त्म हो गया, जाओ जाओ पाओ. ठीक है, हम 1000 रुपये का एक दफ़ा नहीं डलवाएंगे. भाई तुम्हारा जाने का टाइम भी लग रहा है, पेट्रोल भी एक्स्ट्रा ज़ाया हो रहा है, राइट. अच्छा, फिर हम जो है ना, वो हर चीज़ में हम अपने आप को ना, हम इसको जिसको हम सेविंग का नाम देते हैं, वो एक्चुअल सेविंग नहीं है. मतलब मैं अपनी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ. लोग मुझे कहते हैं यार हाई ऑक्टेन क्यों डलवाता है? अबे यार तुम कैलकुलेट करो, 30 रुपये का फ़र्क है दोनों में. ऑन दी एवरेज मेरी गाड़ी का इंजन का मेंटेनेंस कम है, मेरी गाड़ी की एवरेज ज़्यादा है. नाउ मैं अक्लमंद हूँ या तुम अक्लमंद हो? मैं मिक्स करवा रही होती हूँ हाई ऑक्टेन और नॉर्मल. मैं सिर्फ हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ. अच्छा, ठीक है, कि भाई देखो वजह क्या है ना, आपने हम जब हम खुद को नहीं जानते ना, मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है. मेरा टाइम पेट्रोल डलवाने की लाइन में लगना मेरे लिए नहीं है. दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम मेड फॉर. आई एम मेड टू डू बेटर थिंग्स. वाह. राइट. सो व्हाई नॉट आई सेव दैट टाइम. एक दफा टैंकी फुल कराओ और निकल जाओ यार. वाह. जब टैंकी खाली होगी फिर फुल करा लेंगे. सर, हमें क्या साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे जब हम खुद की पहचान कर लेंगे? कोई साइंस हमें भी पता चलेंगे? मैंने कहा ना, एक तो आपको यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी. अच्छा. ये जो आज आपका फर्स्ट बुक है, इंस्टा हराम है, ठीक है. हाँ. मेरे नाम जरा डिफरेंट है. अच्छा. फर्स्ट बुक, फेसबुक और इंस्टा हराम. हाँ, ठीक है. ये इनसे हमें वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहेगी. हाँ. ठीक है. आई डोंट केयर कि मुझे लाइक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे. राइट. जिस दिन मेरी ये फिक्र खत्म हुई ना, आप समझ लो कि आपने खुद शनासी का पहला सफर शुरू कर दिया. वाह. ठीक है. क्योंकि अब आपको ये देखना है कि यार कल मैंने ये बात लिखी थी या ये बात डाली थी, आज मैंने जैसे अच्छी डालनी है. करेक्ट. थर्ड साइन, आप जो भी काम करोगी, जो भी काम, वट एवर यू आर डूइंग, यू विल इंजॉय. बिकॉज मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, हैप्पी परफॉर्मर इज द बेस्ट परफॉर्मर. ठीक है. सो इफ यू आर हैप्पी इन वॉट यू आर डूइंग, यू मस्ट बी नोइंग योर सेल्फ बेटर. वाह. ठीक है. सो ये तीसरे आपका साइन है कि आपके अंदर सैडनेस आपके पास नहीं आएगी. अच्छा, उदासी नहीं आएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी. मायूसी चौथी है. अच्छा. मायूस तो आप देखो, अच्छा मायूसी नहीं आएगी और आपके पास फ्री टाइम नहीं होगा. लोग कहते हैं यार टाइम ही नहीं खेल होता. यार मैं पूछता हूँ, इस रब की कायनात में आपके पास फ्री टाइम कैसे है? इकबाल कहता है, खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख. तो आपके पास तो देखने से ही फुर्सत नहीं है. वाह. राइट. सो टाइम, एक मोमिन के पास, एक मुसलमान के पास तो फ्री टाइम हो ही नहीं सकता. तो जो होगा वो मी टाइम होगा. और मी टाइम क्या है? लर्निंग. That's what important. ठीक है. सो एवरी सेकंड यू आर इंक्रीजिंग योर लर्निंग पैन. लर्निंग. ये आपकी छठी क्वालिटी. यू विल ऑलवेज लव टू लर्न. ठीक है. ये बड़े सिंपल साइंस हैं. ठीक है. फिर आपको आसपास के लोगों से, मैं आज फिजा जहाँ हूँ, मैं ऐसा नहीं था, मेरा भी ज़माना जाहिलियत है, मैं बहुत बड़ा जाहिल था. मेरा बेटा, मैं उसकी मिसाल लोगों को दिया करता हूँ, मैं इस फील्ड का नहीं था, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. ठीक है. स्पेंट 8 years इन ऑयल एंड गैस. दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में अल्हम्दुलिल्लाह काम किया. 13 साल अपना बिजनेस किया. बेटा मेरा जब 8-9 साल का था ना, तो मेरी बेगम ने कहा यार ये झूठ इसने बोलना शुरू कर दिया. मैं कहा है, मसला ही कोई नहीं, मैं जाहिल था. ठीक है. 2 लगाई पहले उसको, फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्चों का चम्मच पकड़ा और उसके मुंह में डाल दिया. मैं जाहिल था ना. हम ऐसे बहुत सारी जहालतें काम करते हैं. राइट. उस बच्चे का जो रिएक्शन था ना मुझे, वो ये था कि अबे या तू मिनट मार दे या मेरे बर्थडे होंदा वेट कर. फिजा आज माशाल्लाह वो 22 साल का है. ठीक है. आज जब वो मेरे पास आता है और आगे कहता है यार अब्बू किधर हो यार, मिस कर रहा हूँ आपको, दिस इज़ माई रिस्पेक्ट. वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं थी. सो हम जहालत से निकलना हम पे फ़र्ज़ है. हम जाहिल होते हैं, फेज आ सकता है, किसी के ऊपर भी आ सकता है. देखो मैं आई डोंट शाई अवे इन एक्सप्रेसिंग माई फॉलीज, बिकॉज मैंने अपनी गलतियों से सीखा, जिनको आपने लफ्ज यूज किया फेलियर, आपने खुद को पहचाना. एग्जैक्टली. क्योंकि मैंने ये देखा कि यार ये मेरा बच्चा एक क्लीन स्लेट था, इस पे मैंने ये आड़ी तिरछी लकीरें लगाई हैं ना, ये जो भी आप पीछे फ्रेम लगाया हुआ है, इस पे जो भी कलर्स हैं मैंने किए हैं पेंट.
तो अगर इसको चेंज करना है तो ये पेंट चेंज करने से पहले मुझे अपना डिज़ाइन चेंज करना है, अपनी सोच चेंज करनी है, मुझे अपना तरीका चेंज करना है। सो मैंने ये खुद शनासी का सफ़र वहाँ से शुरू किया। अरे वाह, वेरी नाइस, आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। और मैं आपको बताऊं, इस मिसाल जिन्होंने खुद अपने आप को रख के एक एग्जांपल आपके सामने पेश की, अगर हम सारे के सारे खुद अपने आप को चेंज कर लेना सबसे पहले, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लें, पहले मानना भी बड़ी बात होती है। हमारा तो ईगो इस बात पे आमादा ही नहीं होता कि हम कभी अपनी गलती किसी के सामने ना कि इतनी पूरी दुनिया के सामने। उन्हें बताया कि ज़माने जालियत के दौर में बहुत से लोग हैं, हम, मैं, आप है, मैं हूँ, हो सकता है हम भटके हुए हों, और अगर हम भटके हुए हैं तो हमने सिर्फ अपनी पहचान ये करनी है कि हमने अपने रास्ते को कैसे चूज़ करना है जो बेहतरी की तरफ जा रहा हो। जैसे इन्होंने अपने आप को पहचाना, वैसे हम अपने आप को पहचान सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स आपने हमें दी, एंड आई होप किसी की अगर रहनुमाई होगी तो सदका जारी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उनके लिए भी। विल सी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे आयशा नासिर से, जो कि डाइटिशियन भी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो आज हमें बताएंगी कि जो डिटॉक्स वाटर के बारे में हम सुनते हैं, हर कोई पी रहा होता है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, और हर कोई यही कह रहा होता है कि आप अपनी बॉडी को फ़लानी चीज़ से जो है ना डिटॉक्स करें। कोई कहता है मोरिंगा पाउडर पिएं, उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। कोई कहता है क्यूकम्बर का जूस पिएं, उससे डिटॉक्स हो जाएगी। कोई कहता है सुबह उठते के साथ ये पानी में यही चीज़ें काट के डाल दें, तो उसके बाद वो सारा दिन पीते रहें, जैसे ख़त्म हो जाए फिर पानी भर दें, गैलन में, जग में भर दें, फिर उसको उसी तरीके से जो सब्ज़ियाँ हैं वो उसके अंदर पड़ी रहने दें, उसका पानी पीते रहें। तो ये क्या चीज़ है? क्या ये सही है? हम लगे हुए हैं इसकी लाइन में, जो आगे वाला कर रहा है पीछे वाला वही कर रहा है। इज़ दैट राइट टू डू? और क्या हमारी बॉडी वाकई फ्लश होती है, डिटॉक्स होती है? पूछते हैं आयशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा कैसी हैं आप? ग्रेट, ठीक ठाक। आज ज़रा हमारा जो ये बातचीत का सिलसिला होगा, मुझे लगता है इससे बहुत सी लोगों की रहनुमाई हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें दूसरों को देख के शुरू करते हैं। हम अपनी रिसर्च नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि हम जब पी रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क आ रहा है, मगर बस सामने वाला करा तो हमने भी ये करना है। बिल्कुल ऐसे ही है फ़िज़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है, अगर हम अपनी रिसर्च भी करें ना तो हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी। जब हम रिसर्च करते हैं हम जाते हैं गूगल पे। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना पानी के फ़ायदे, आपको वो भी नज़र आ जाएंगे। आप सर्च करोगे पानी के नुकसानात, आपको वो भी मिल जाएंगे। तो गूगल एक ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए वो आपको निकाल के दे देगा। उसमें सही क्या है गलत क्या है वो हमें खुद देखना है, और हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि ये वाली रिसर्च है और ये जैसे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है। रिसर्च होने में और आर्टिकल पब्लिश होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। रिसर्च ये है कि आपने कई साल लगा के उस एक सर्टन चीज़ को वेरीफाई किया है। आर्टिकल ये है, मैं बैठी हुई हूँ, मैं बैठे बैठे आर्टिकल लिखती हूँ, डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा है, इससे ये होता है, ये होता है। आर्टिकल के लिए आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, आपकी सालों की मेहनत होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी आर्टिकल लिख सकता है। पहले तो डिटॉक्स वाटर ये होता था ना कि मटके में पड़ा हुआ जो पानी है वो हम पीते थे तो ठंडा भी हो जाता था, और वो तासीर भी और पेट के लिए भी अच्छा होता था। तो हमें तो यही वाले पानी के बारे में सुना हुआ है, और लोग अमीर भी हो गए थे तो घर में मटका रखते होते थे, मिट्टी के प्याले में पीते होते थे पानी भी, यही चीज़ें सुनी थी। मगर अब ये जो डिटॉक्स है कि जो सब्जियाँ बच गई उसके छिलके उठा के तो एक जग में डालो तो उसमें पानी जो है गैलन भरते रहो, क्या ये काम करती है या नहीं करती है? बस हम सब्जियां जो बेरीज और ये फ्रूट्स और क्यूकम्बर काट के बस डाले जा रहे। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। सुन के बड़ा दुख होगा, बहुत सारे लोगों को होगा। आप बॉडी को इस तरह से डिटॉक्स कर ही नहीं सकते, ये कोई तरीका ही नहीं है डिटॉक्स करने का। अल्लाह ताला ने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लिवर बनाया है, किडनी बनाई है, लंग्स बनाए हुए हैं। आपको ऑर्गन्स दिए गए हैं जिनका काम है कि वो बॉडी की सफाई सुथराई करते रहे। आप खुद से बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकते। डिटॉक्स का मतलब है जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से फ्लश आउट कराना। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इससे बॉडी डिटॉक्स नहीं होने वाली। जो आपके ऑर्गन्स हैं उनका काम है, लिवर हर वक्त काम कर रहा है और वो यही काम कर रहा है, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। आप क्या खा पी रहे हो उससे उस पर फ़र्क नहीं पड़ना। बड़े मज़े की बात थी, पिछले दिनों मैंने पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ा, लिवर को डिटॉक्स कैसे करना है। भाई ये बिल्कुल ऐसे आपने साबुन को कैसे साबुन से धोना है। भाई एक चीज़ खुद सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है, उसको क्या ज़रूरत है कि आपने उसको डिटॉक्स कैसे करना है। ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, कुछ होते हैं जैसे क्यूकम्बर वाली आपने बात की, या बेरीज। अब इससे होता क्या है कि वाटर के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स ऐड हो जाते हैं। जब आप बेरीज को या आप क्यूकम्बर को या वेजिटेबल्स को ओवरनाइट सोक करके रखते हो, या आपने सुबह से सोक करके रखा, फिर आप वही पानी उसमें
एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, बस ये स्किन में आपको हेल्प कर देगा। या जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स उसमें ऐड हो जाते हैं, जैसे जीरा ऐड हो गया, या आप उसमें जिंजर ऐड कर लेते हो, तो वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए या आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें हेल्प ज़रूर कर देता है। मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ हेल्प करना। ये नहीं है कि आप जिंजर वाटर पीते रहेंगे पूरा दिन तो अब आप सोचेंगे आपको अल्लाह माफ़ करे कोई हार्ट डिजीज़ हो ही नहीं सकता। ये आपको हार्ट डिजीज़ से बचाने में एक हेल्प ज़रूर करेगा, मगर ओवरऑल लाइफस्टाइल आपका क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जिंजर वाटर पी के साथ निहारी पाए खाते रहेंगे तो कोई हेल्प नहीं होने वाली इससे। दिल की तसल्ली ही है डिटॉक्स वाटर्स, अगर आप पीना चाहते हैं नुकसान कोई नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है, अक्सर क्लाइंट्स आके पूछते हैं अच्छा हम ये पानी पी लें, मैं कहती हूँ फ़ायदा कोई नहीं है। वो पूछते हैं नुकसान है, मैं कहती हूँ नुकसान भी कोई नहीं है। बस ये है कि अगर आपके पास खीरे प्याज टमाटर एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो जो आपने डालना है अपने पानी में डाल के पी लें, नुकसान फ़ायदा इन चीज़ों तो का हम कोई इसको नहीं खा भी सकते हैं ना, तो ये डेफिनेटली खाने उसकी ज़्यादा इफादियत है, बल्कि एक्चुअली खाना ही है इसको। वो आपके दिल की तसल्ली है। या बहुत सारे क्लाइंट्स तो कहते हैं जी हम फ्लेवर्ड वाटर ही पीना चाहते हैं, हमसे सादा पानी नहीं पिया जाता। चले आप उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। या एक और जो मैं अपने क्लाइंट्स में मैंने फ़ायदा देखा है वो ये फिज़ा, वैसे उन्हें कहो ना पानी का इस्तेमाल आपने अच्छा रखना है, वो पानी नहीं पिएंगे, लेकिन उन्हें एक टारगेट दे दो आपने 3 लीटर डिटॉक्स पीना, बड़ी खुशी खुशी डिटॉक्स पीते रहेंगे, तो वो एक कहीं ना कहीं खुद को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका हो जाता है कि हम तो डिटॉक्स पी रहे हैं। तो ये जो पानी में हम खीरे काट के डालते हैं, ठीक है ना, आपको भी पता है कि अगर कोई सब्जी या कोई ऐसी चीज़ या खीरा कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। अब पानी के अंदर वो जो है उसका टेस्ट वो छोड़ रही है, अगर खीरा मर गया ख़राब हो गया पड़ा हुआ है, अपना बैक्टीरिया भी तो उस पानी में छोड़ेगा ना। अच्छा ये जो पानी होते हैं ना, ये ओवरनाइट सोक करके गर्मियों में तो फ्रिज में रखे जाते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो फ्रिज में नहीं रखते, वो काम पे जा रहे हैं वही बोतल साथ लेके जा रहे हैं। और बहुत अजीब सी चीज़ मैंने वही क्लाइंट्स में ही देखी है, वो एक डिटॉक्स बनाते हैं, वो कहते हैं हम तो पूरा हफ्ता वो इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? वो तो चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं, फिर उनके मैदे के मसाइल बैक्टीरिया छोड़ देते होंगे पानी में। एग्जैक्टली ये तो मुझे लगता है ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर आपने सब्जी काटी है तो 4-5 आवर्स के अंदर अंदर आपने वो सब्जी फेंक देनी होती है। इवन सब्जी को काट के फ्रिज में भी नहीं रख देना होता, जैसे हम बहुत सारे घरों में देखते हैं कि फ्रूट काट के बस फ्रिज में रखती है, या आपने सब्जी काट के बस फ्रिज में रख दी। 24-48 आवर्स के बाद जो मेहमान आ रहा है उसको अगर आप फ्रूट का टेस्ट चेक करेंगे ना, आपको वही पता चल जाएगा, जैसे वाटरमेलन हो गया या मेलन हो गया, पपाया हो गया, उनका टेस्ट ही बदल जाता है। इसी तरह जब आपने उन्हें पानी में सोख करके रखा हुआ है, उनका टेस्ट भी बदल रहा है, उनकी जिसे कहते हैं डिटोरिएशन वो भी शुरू हो गई है। आपने उनको 4-5 आवर्स से ज़्यादा अव्वल तो इस्तेमाल ही ना करें, कोई साइंस ही नहीं है, मगर अगर करना है फ्लेवर बदलने के लिए या दिल की तसल्ली के लिए तो आपने 4-5 आवर्स के बाद उसको डिस्कार्ड करना है। गर्मियाँ हैं तो इसको फ्रिज में रखना है, अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको बाहर रख सकते हैं, बट 4-5 आवर्स सब्जी काटने के बाद आपने उसको ज़ाया कर देना होता है। अच्छा, हर कोई है, मैंने देखा है कि वो पानी ज़्यादा पीने की कोशिश में बस साथ रख के घूमेंगे और पीते रहेंगे, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है पानी की। वो कहते हैं नहीं डिटॉक्स हो रहा है, पानी पिए जा रहे हैं, तो भाई उनको लिमिट तो कोई पता नहीं, कितना कोई पानी एक बंदा पी सकता है जो इस देखिए हमारी किडनी जो है वो 1 घंटे में 3 ग्लासेस तक पानी जो है वो आराम से प्रोसेस कर सकती है 1 घंटे में। लेकिन अगर आपको प्यास ज़्यादा आप उससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, अगर आपको प्यास कम है आप उससे कम भी पी सकते हैं। जितनी आपको प्यास लगे आप उतना पानी पिए। एक वक्त था कि हम भी कहते थे, मैं भी कहती थी 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, बट रिसर्च बदलती रहती है, नई चीज़ें आती रहती हैं और आपको पता चलता है अच्छा ये तो हम 10 साल पहले जी रहे थे। आज की साइंस ये कहती है कि आपको जितनी प्यास है आप उतना पानी पिएं। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी थर्स्ट को और अपनी हंगर को कंफ्यूज कर देते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमें प्यास लगी हुई होती है हम जाके कुछ खाने लग जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता हमें प्यास लगी हुई है। 6 ग्लास ज़रूर इसलिए पी लें ताकि आप अपनी थर्स्ट और हंगर को कंफ्यूज ना करें। अगर हम मैक्सिमम लिमिट पूछें जो आप कह रही हैं कि पानी पिए जाते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि होता ये है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, मैं छोटी होती थी तो हम एक चीज़ सुनते थे, एक्नी होता था मुझे उस ज़माने में, तो मुझे किसी ने कहा था 6 ग्लास उठ के पानी पियो तो ये एक्नी ख़त्म हो जाएगा। अब समझ आती है हम कितने बेवकूफ़ होते थे। 6 ग्लास तो किडनी पर बोझ डालने वाली बात है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, आपकी अच्छी चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। जितनी प्यास है उतना पानी पिए, 1 घंटे में 3 ग्लास से ज़्यादा पानी ना पिए। ज़बरदस्त। अच्छा, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम पूछेंगे आपसे कि जो लीवर है, गुर्दे हैं हमारे, उनको डिटॉक्स करने के लिए, उनको सेहतमंद रखने के लिए, बल्कि डिटॉक्स नहीं सेहतमंद करने के लिए हम कौन सी ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद हैं और डाइटिशियन हैं। हम ये बता रही हैं कि जो डिटॉक्स है ये क्या है, ये सही है, ये मिथ है, ये इसका कोई फ़ायदा है या नहीं। अच्छा, आप बता रही थी मुझे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो लीवर को, गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए हम खा सकते हैं?
अच्छा, लिवर की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है जंक फूड जो है या बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो लिवर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ओकेजनली जंक फूड खा लेते हैं तो आपके लिवर को पता नहीं क्या ही हो जाना है। 15 दिन में, हफ्ते में एक आधी दफ़ा आप जंक फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर हम बात करें कि लिवर के लिए आपको क्या खाना चाहिए, जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनके अंदर, मिनरल्स, वाइटामिन हैं उनके अंदर, उनका इस्तेमाल करें। जितनी हमारी हेल्दी डाइट है जिसमें दालें आ जाती हैं, जिसमें प्रोटीन आ जाता है, जिसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स आ गए, होल ग्रेन्स आ गए, ये सब कुछ अगर आप एक लिमिट में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिवर और गुर्दे की हेल्थ को कुछ भी नहीं होने वाला, आपकी किडनी की हेल्थ को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन अगर आप डेयरी भी, दूध या दही भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे जो गांव के क्लाइंट्स हैं वो ये करते हैं, वो पानी नहीं पीते, वो दूध या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं लस्सी की फॉर्म में और उसमें डाला हुआ है नमक। अब वो नमक आपकी किडनी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा। आप पानी की जगह नमक डाल डाल के पी रहे हैं पूरा दिन, तो आपकी किडनी को फायदा नहीं, नुकसान होने वाला है। एग्जैक्टली। और अगर डिटॉक्स की बात कर रहे हैं कि हर वक्त कोई चीज़ ऐसी चाहिए या ऐसा पानी चाहिए जिससे बॉडी डिटॉक्स हो जाए, तो जिसमें अगर सॉल्ट डाल लेंगे तो डिटॉक्स नहीं हो तो ब्लास्टर हो जाएगी आपकी बॉडी के लिए। सॉल्ट तो बिल्कुल ही जहर हो जाएगा, नहीं? एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल जहर। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो जहर हो जाएगा, लेकिन ये भी कोई प्रैक्टिस नहीं है कि आप पूरा दिन जी नमक वाला पानी पी रहे हैं लस्सी के नाम पे, या चीनी डाल के लस्सी इस्तेमाल करें। बहरहाल हेल्दी डाइट पे रहें, लिवर किडनी ठीक रहेंगे। अगर आप जंक फूड का ओवर कंजम्पशन करते हैं तो लिवर किडनी। तो ये कलेजी की जो बात है कि अगर अपनी कलेजी आप ज़्यादा खाते हैं तो लिवर की जो नशोनुमा है वो बहुत अच्छी रहती है, सेहतमंद रहता है। कलेजी जो ऑर्गन मीट्स हैं हमारे पास, वो सारे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं, जितने ऑर्गन मीट्स हैं हमारे पास। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपने वो ज़्यादा खाना है। हफ्ते में एक दफ़ा ग्रिल की हुई कलेजी बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, बच्चों को दिया जा सकता है, बिकॉज ये आयरन का अच्छा सोर्स है, हामला ख़वातीन को दिया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे कलेजी या दिन में 2 से 3 दफ़ा कलेजी खानी है। वो फिर उस केस में यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, आपका किडनी उल्टा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन एक हद तक दिया जाए तो ठीक है। अगर आप ओवरडू किसी भी चीज़ को करेंगे, ओवर कंजम्पशन किसी भी चीज़ की करेंगे, तो वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देना शुरू कर देगी। अच्छा, आप आयरन की बात कर रही थी और विटामिन सी वगैरह इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हम छोड़ देते हैं, मुझे लगता है कभी मैंने भी या फिर किसी के मुंह से ये चीज़ मैंने सुनी नहीं अभी तक, आप इसके बारे में हमें इसकी इफादियत बता सकती हैं अच्छी तरीके से। हमारी अम्मी हमें खिलाया करती थी, आंवले का अचार बनाती थी, आंवले की चटनी बनाती थी, आंवले को ग्राइंड करके ना जिंजर वगैरह के साथ, ब्लैक पेपर के साथ, तो वो भी अम्मी खिलाया करती थी। तो ये आंवले की जो इफादियत है, ज़रा आज देखने वालों को बता दें कि वो किसका, उसके अंदर सोर्स क्या होता है, वो कितने फ़ायदेमंद है और वो हमारी बॉडी में जाके क्या करती है। अच्छा, आंवला एक ऐसी चीज़ है जो हम शैम्पूज़ में ज़्यादा देखते हैं और हम खाने में उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट हमारी अम्मी खिलाया ज़्यादा करती थी। शैम्पू तो लगाया भी नहीं। का शैम्पू आजकल बहुत ज़्यादा चलता है। द थिंग इज़ कि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला जो है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका हेयर फॉल होता है तो आप 2 आंवले जो है किसी भी फ्रूट के साथ ब्लेंड करके स्मूदी बनाकर, या एलोवेरा के साथ 1 टेबलस्पून एलोवेरा को स्कूप आउट करके उसके साथ ब्लेंड करके अगर पीते हैं तो आपके बाल जो हैं वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, अगर आपको कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है तो। इट्स रिच इन विटामिन सी एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है, विटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है आंवला। इसके साथ साथ स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसके लिए आंवला बहुत अच्छा है। ज़्यादा इसके जो फ़वायद है, अचार की फॉर्म में अगर आप लेते हैं, ये फर्मेंटेड चटनी की, हाँ, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट हो जाती है, तो प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अच्छा। जिन लोगों को मैदे के मसाइल रहते हैं, हमें सुन के लगता है कि अचार अगर हम खाएंगे तो पता नहीं मैदे के मसले। अगर आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स एक लिमिट में लेते हैं, जितने अचार वगैरह आ जाते हैं या योगर्ट वगैरह आ जाता है, योगर्ट ऑल्दो प्रोबायोटिक्स। आपको पता है ना, पुराने ज़माने की औरतें आमले का अचार बनाया करती थी और आमले का मशहूर अचार होता था। लड़ लड़ के लेके आते थे, जिनको आता था, जो बनाना जानती थी उनसे लड़ के लाते थे। मुझे आता है, ये रेसिपी लाइव सिखाऊंगी मैं आपको, खाते रह जाएंगे। ज़बरदस्त। सो बहरहाल आंवला जो है वो आपकी जो गट हेल्थ है उसके लिए आंवले का अचार जो है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज ये प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, और दूसरी चीज़ों पे भी आते हैं, ये एप्पल साइडर विनेगर की भी बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी बताइए। ये भी क्योंकि डिटॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। एप्पल साइडर प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें फिर, जो आपको इसकी नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन है, आपको तो क्लाइंट भी तंग करते होंगे, इसके बारे में ज़रूर बताएं कि एप्पल साइडर विनेगर पे दुनिया लगी हुई है। इज़ दैट रियली गुड? अच्छा है, लेकिन जितना हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। और सबसे पहले मैं एक चीज़ समझा दूं, इसको पानी में डाल के प्लीज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसको पानी में डाल के नहीं लेना, इसको सैलेड के ऊपर डाल के या मील के साथ इस्तेमाल करना है आपने। इतनी गलत प्रैक्टिस है लोगों की कि उठते साथ ही पानी में घोला एप्पल साइडर पी गए।
मैदे की हेल्थ सारी ख़राब हो जाती है, स्टमक हेल्थ सारी ख़राब हो जाती है, पर हमारे पास रोते हुए आ जाते हैं हमने एप्पल साइडर 3 महीने पिया, वेट तो बड़ा अच्छा रिड्यूस हो गया। हालांकि वेट एप्पल साइडर से रिड्यूस नहीं हो रहा, वो जो आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट मिला हुआ है ना, आप ऑटोमेटिकली कम खा रहे हैं, वेट उससे रिड्यूस हो रहा है, वेट तो बड़ा अच्छा रिड्यूस हो गया। गॉल ब्लैडर का ये मसला बन गया, स्टमक का ये मसला बन गया। अब पूरी उम्र के लिए डॉक्टर ने हमें फलां दवाई लगा दी है कि ये उठ के खाली पेट ये खानी है, फिर 20 मिनट बाद नाश्ता तो करना है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं जब एप्पल साइडर विनेगर पानी में अगर पी लिया जाए? ऑल्दो हम इसको डाइल्यूट करके लेते हैं, मगर ये है एसिडी। अगर आप सुबह उठते साथ ही एसिड पानी में अपने स्टमक में डाल देंगे तो आपकी स्टमक की लाइनिंग जाहिर है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। 1-2 दफ़ा कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, और मगर जैसे लोग खाने से पहले पीते हैं एप्पल साइडर विनेगर का पानी, उसका क्या है? उसमें इतना नुकसान नहीं है जितना निहार मुंह पीने में नुकसान अच्छा, उसमें भी है। आप निहार मुंह तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर बिल्कुल रही भी हैं। नहीं। ओके। खाने से पहले अगर आप पी भी लेते हैं तो वो वही बात, उसके ऊपर आप खाना खा लेंगे, वो बॉडी में जाके स्टमक में जाके सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, वो नुकसान नहीं देगा ओके। आपको। लेकिन जब आप खाली पेट पीते हैं तो वो फिर स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है। सबसे अच्छा इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये रॉ वेजिटेबल सैलेड पर डाल कर लें। अगर आपसे वैसे नहीं लिया जाता तो जैसे आपने बताया खाने से बिल्कुल पहले उसको थोड़े से पानी में डाल के पिए, फौरन ऊपर से खाना खा लेना है। अच्छा। जिसमें सैलेड आप पहले खा लें ताकि वो स्टमक में जाके सारा खाना मिक्स हो जाए और आपकी स्टमक की लाइनिंग जो है एप्पल साइडर की वजह से डिस्टर्ब ना हो। वैसे अगर एप्पल साइडर की बात की जाए, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। एक मैंने रिसर्च पढ़ी है कि जो लोग एप्पल साइडर का इस्तेमाल करते हैं उनको बेली फैट कम होता है, बजाय इसके उन लोगों के जो एप्पल साइडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप सब कुछ खाते जाए और आप एप्पल साइडर भी पीते जाए। एप्पल साइडर शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको मैदे का मसला है उनको एप्पल साइडर का इस्तेमाल नहीं करना। मोरिंगा पाउडर के बारे में बता दीजिए। अच्छा, मोरिंगा पे मैंने खुद भी अपने चैनल पे कई दफ़ा वीडियो बनाई है फिज़ा, और मैंने इसमें बताया इसके ये फ़ायदे वो फ़ायदे। लेकिन मैंने पिछले दिनों अपनी एक सीनियर की एक चीज़ पढ़ी कि मोरिंगा पे अभी भी मोरिंगा डिबेटेबल है। मोरिंगा ये नहीं है कि हम कहें कि मोरिंगा इस्तेमाल करोगे तो आयरन ठीक हो जाएगा, विटामिन सी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑल्दो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। कैप्सूल लेने की बजाय आप 2 टीस्पून या 1 तो ऐसा लगता है मेहंदी घोल के पीली, सर वाली मेहंदी नहीं होती? हाँ, उसको मैंने पाउडर पिया है। मेहंदी का। हाँ, मैंने पिया है फिजा। आई नो थोड़ा मुश्किल होता है, बट कड़वा घूंट पी लिया करें। अच्छा। हाँ, अभी भी अगेन ये डिबेटेबल है, मगर बट डिबेटेबल है, फिर आप ये रेकमेंड करिए, देख लें सब लग जाएंगे इस पे। हाँ, आपके कहने में मुझे पता है इस पे बहुत मीम्स बनी है, बट द थिंग इज डिबेटेबल है, नुकसानात तो नहीं ना आए इसके। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एंड डिबेटेबल है डजंट मीन जो इतने उस पे रिसर्चेस आई हुई है वो गलत है। तो व्हाट इफ अगर इसकी जगह हम लोग उसका ऑल्टरनेट अगर हम क्रैनबेरी जूस पे चले जाएं, उसके क्या क्रैनबेरी जूस के तो लिमिटेड फायदे होंगे इस केस में। अब तो साशे भी मिलना शुरू हो गए ना पाउडर फॉर्म में मेडिकल स्टोर्स में। मोरिंगा का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब अच्छा। ये तो बिल्कुल ए और जेड को कंपेयर करने वाली बात है। जो मोरिंगा है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है, वो शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। हाँ, थायराइड के पेशेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यूरिक एसिड के पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेट लॉस के लिए भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। वेट लॉस बिकॉज ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अच्छा है, जैसे मैंने कहा डायबिटीज के लिए अच्छा है। वेट लॉस के लिए भी ये इसीलिए फायदेमंद है बिकॉज ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। ये जो पिछले दिनों मैंने अपना 10 किलो कम किया था, मैंने बताया था कि मैंने मोरिंगा के सबसे पहले उसके वो शुरू किए थे, कैप्सूल्स लेना शुरू अब तो किए शुरू थे। से पतली थी आपने, और फिजा आपको पता नहीं चला, मैंने 10 किलो बढ़ाया था पिछले अच्छा? दिनों। हाँ, फिर कम भी किया उसको। वाह। तो उस पे मैंने तो आप कैप्सूल्स ले रही थी मोरिंगा? हाँ, मैंने क्योंकि मुझसे वही बात मैंने कोशिश की थी उसको पीने की, मुझसे वो नहीं पिया गया, मुझे वो मुश्किल लग रहा था तो बहुत। कैप्सूल्स ने काम किया आपके मोरिंगा का? हाँ, मेरा 2 किलो तो उससे कम हुआ था सिर्फ कैप्सूल्स ऐड कर लेने से। लेकिन वो वही बात कि उसके साथ मैं हेल्दी ईटिंग पे भी आई हुई थी, मैंने अपना जंक जो है वो छोड़ा भी हुआ था। बहरहाल मोरिंगा को पानी में घोल घोल के इसको भी नहीं पीना, और अगर आपको कोई मैदे का मसला है तो भी मोरिंगा का इस्तेमाल सख्ती से नहीं करना। मैदे के जो अमराज हैं, जिन लोगों को मोरिंगा नहीं पीना, सुन लें, स्पेशली IBS या IBS D है, IBS M है, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, टर्मरिक टी बहुत पीते हैं लोग, जल्दी जल्दी बता देते हैं, टाइम खत्म हो गया। अच्छा, टर्मरिक टी एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि जो हल्दी है वो फैट के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होती। अब लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें ये बताओ तो वो उसमें ऑलिव ऑयल भी डाल देते हैं। भाई इस तरह से कहवे बना बना के मत लें। टर्मरिक टी लेने से बेहतर यह है कि आप खाने में जो हल्दी डाल रहे हैं आप उसकी मिकदार बढ़ा दें। काली मिर्च और हेल्दी फैट के बगैर टर्मरिक जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है जो आप खाने में हल्दी डालते हैं उसको बढ़ाएं रादर देन टर्मरिक टी। वो फिर दांत भी सारे येलो होना शुरू हो जाते हैं, उसका फ़ायदा इतना नहीं होता। अच्छा, आजकल एक ड्रिंक है जो कि बहुत वायरल है, जिसमें एप्पल साइडर विनेगर, लेमन जूस, जिंजर, ठीक है, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में हनी और पानी, ठीक है, उसको अच्छा सा ब्लेंड करके तो लोग उसको पी रहे हैं, और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है चीज़। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इज़ दैट हेल्दी टू टेक और इट्स नॉट?
मुझे इसका कोई सर पैर मैंने इसको समझ वैसे नहीं आया। पिया था बना के एक बार, तो टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इसका but कोई सर पैर इसका- नहीं है। अगेन एप्पल साइडर भी आ रहा है और लाल मिर्च भी आ रही है, स्टमक को डिस्टर्ब करेगा। एंड अगर आप इसके अंदर हनी डाल रहे हैं तो वो वेट लॉस की बजाय थोड़ा सा वेट गेन, बिकॉज कैलोरीज तो कहीं ना कहीं ऐड ही हो रही है ना, कैलोरीज को इसमें रिस्ट्रिक्ट तो नहीं हो रही। हाँ, इसका ये एक फार्मूला जरूर हो सकता है कि अगर आप इस तरह से दिन में 2-3 दफा पी लेते हैं तो आपकी मीठे की क्रेविंग जरा रुक जाएगी, कोई डिटॉक्स कुछ नहीं हो रहा। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही इससे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या पुराने दर्द, जो चोटें हैं हड्डियों की या कोई तकलीफ़ें हैं, तो वो दर्द सारे जो हैं वो वापस आ जाते हैं सर्दियों में? ख़ास तौर पे जब सर्दी का मौसम आता है तो हर जगह जहाँ जहाँ चोट लगी होती है उन्हीं जगहों पे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। तो ये आज हम जानेंगे कि जोड़ों का दर्द क्या होता है और ख़ास तौर पे सर्दियों में क्यों नमूदार हो जाता है, जो बहुत तकलीफ़ देता है। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अता रहमान साहब, और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, ये बताइएगा कि जोड़ों का दर्द होता क्या है और ख़ास तौर पे सर्दियों में क्यों इतना तंग करता है? जी, जोड़ों का दर्द बेसिकली हमारे छोटे और बड़े जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अच्छा, सर्दियों में इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि सर्दियों में गर्मी की निस्बत खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो वहाँ हमारे जो तेज़ाबी मादे हैं, जैसे यूरिक एसिड है, उसके क्रिस्टल्स हैं, या हमारे जो है ना ये ट्राइग्लिसराइड बनने से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो वो जहाँ जहाँ जिन वेन में आके वो रुकावट करेंगे वहाँ वो पेन शुरू हो जाती है। ये एज की वजह से भी होता है? एज साइन की वजह से जोड़ों के दर्द जो है वो बढ़ जाते हैं क्या? देखें, एज के लिहाज से ये है कि अमूमन 50 साल के बाद तो जोड़ों का मसला अगर होता है तो डेफिनेटली वो कोई इतना एज फैक्टर में भी उसको काउंट कर सकते हैं और डिजीज़ में भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बच्चों को, जवानों को, ख़वातीन बिलखसूस, टीन एज की भी बच्चियाँ और जो शादी के फौरी बाद डिलीवरीज के प्रोसीजर से गुजरती है, उसके बाद जो उनके जोड़ों में तकलीफ़ होती है, तो ये एक बीमारी बन चुकी है हमारे इस मुल्क के अंदर। और उसके अंदर बहुत सी वजूहत हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कसरत से ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल जब हम करते हैं, मिसाल के तौर पे गर्मी आई है, गर्मी में तो हम चलें लस्सी भी पी रहे हैं, जूसेस भी पी रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, ठंडा पानी भी पी रहे हैं, लेकिन सर्दी जैसी आती है तो हम इन चीज़ों की एहतियात नहीं करते। वो जो 1-1.5 माह बीच का इंटरवल होता है ना, उसमें भी हम ये बदपेजियाँ कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में हमारे असाब कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा ब्लड फ्रीजन की तरफ जाता है और हमारे अंदर जितने तेज़ाबी मादे रोकते हैं, जिससे हमारी दर्दें बढ़ जाती हैं। अच्छा, अब मैंने अमूमन देखा है जो सर्दियाँ आती हैं तो लोग मछलियाँ खाना शुरू कर देते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, मगर हमारे वहाँ जैसे हमारी अगर खुराक में अपनी देखूँ तो हमने मछली 12 महीने खाई है, 10 महीने 12 महीने, जो हमें जिस हिसाब से जहाँ मछली मिल जाए, या मैंने फ्रिज में रख दी तो फिर पका के खिलाएंगी। हम ये इस तरह की एहतियात नहीं करते थे, या फिर सिर्फ ये सर्दियों में खाना ये नहीं करते थे। तो ये कोई ऐसी सब्जियाँ, ऐसे कोई खाने, ऐसी कोई ग़िज़ाएँ हैं जो आप कहते हैं कि सिर्फ सर्दियों में खानी है, गर्मियों में नहीं खानी, गर्मियों में खानी है, सर्दियों में नहीं खानी? क्या उनकी वजह से भी जोड़ों के दर्द और हड्डियों के दर्द होते हैं क्या? जी बिल्कुल। ये हमारे जो घरों में खाने बनते हैं तो उन खानों के अंदर मसाला जात की तरतीब सर्दी गर्मी के हवाले से नहीं है। जो मसाले गर्मी में इस्तेमाल होते हैं वही सर्दी में होते हैं। तो सर्दी के अंदर कुछ मसाले जात जैसे दालचीनी है, अजवाइन है, कलौंजी है, इनका जब आप अपने खानों में इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो खाना भी आपकी दवा, ग़िज़ा तो है, दवा भी बन जाएगा, शिफा भी हो जाएगा। ऑब्वियसली शिफा भी बनेगा। दूसरा, ये जो आपने बताया कि फ़िश का इस्तेमाल जो है ना वो सर्दियों में भी कोई 1 दफ़ा लोग खा लेंगे, 2 बार खा लेंगे। ये जो बेहतरीन हमारी प्रोटीन के अंदर बेहतरीन प्रोटीन फ़िश की है, जिसमें ओमेगा 3 भी मौजूद है, विटामिन डी की जो हमारी कंपनसेशन है वो भी पूरी करती है। हमें चाहिए कि हमें बच्चों को तकरीबन डेली जो है ना एक फ़िश का पीस ज़रूर देना चाहिए। इससे आपको बहुत, यानी कि जो लॉस ऑफ मेमोरी है, यादाश्त के मसाइल हैं और हड्डियों के जो मसाइल हैं, फिर इसके अंदर आप यखनी का इस्तेमाल करें, देसी मुर्गा है उसके शोरबा इस्तेमाल करें, काले चने, यानी हमारे पास बेहतरीन चीज़ है। काले चनों की कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है। काले चनों का शोरबा लें, शोरबा बना के खाएं ज़रा, मैं तो कहती हूँ काले चनों का शोरबा काली मिर्च में बनाएं, उसको सब्ज़ मिर्च में बनाएं, उसको आप पी भी लें और काले चने भी खा लें। आपको पता है काले चने घोड़ों की खुराक है। हाँ। घोड़े कितना भागते हैं, ना उनका सांस फूलता है ना वो थकते हैं। तो हम लोग काले चनों को आप घरों के अंदर देख लें, आपके पूरे स्केड्यूल में पूरा महीना काले चने होते ही नहीं है। तो काले चने का इस्तेमाल सर्दियों में जोड़ों के मराज से बचाता है। इसके अलावा हमारे कहवा जात हैं कुछ, जैसे आप अदरक का कहवा है, कलौंजी का कहवा है, सौंफ उसमें मिला के इस्तेमाल करें तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन नाखून से लेकर बालों तक यकसा होगी और आपकी दर्दें खत्म हो जाएंगी। वाह वाह वाह। अच्छा, और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आपको लगता है कि वो जोड़ों का दर्द जो है पैदा कर सकती हैं अगर हम सर्दियों में इस्तेमाल करें तो?
कोई सब्जी ऐसी होती है क्या? देखें, सब्जियों में जोड़ों का दर्द, जिन लोगों को यूरिक एसिड का इशू है या जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, उसमें वो सब्जियों में तो जैसे बैंगन है, बादी खाने, बादी जो सब्जियां हैं जैसे बैंगन है, अरवी है, अच्छा, गोभी है, ये मगर अरवी तो लेस पैदा करती है, कहते हैं जो लेस वाली सब्जियां होती हैं वो तो जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के लिए नहीं, अच्छी वो होती है, देखें जोड़ों के अमराज के अंदर भी ना क्लासिफिकेशन है। एक आपके लिगामेंट्स के इश्यूज और होते हैं और एक खून गाढ़ा होने के मसाइल और होते हैं। ओके। तो ये जितनी लेजर चीजें ये खून भी गाढ़ा करती हैं। अच्छा, तो मजीद गाढ़ा नहीं करना। हाँ, तो मैं ये नहीं कहता अरवी जो है वो बुरी चीज है, लेकिन जिन लोगों को जोड़ों के अमराज हैं उनके अंदर वो अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है तो उसमें ये एहतियात करेंगे। इसी तरह दालों में माछ की दाल और चने की दाल, ठीक है, ये बहुत तेजी से यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ मेल्स के अंदर यूरिक एसिड के बहुत इश्यूज चले गए हैं, फीमेल्स में भी हैं, मगर मेल में लेकिन ज़्यादा मेल्स के अंदर यूरिक एसिड, चूंकि हम लोग प्रोटीन में ज्यादा रेड मीट में बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं या मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अगर वाइट मीट लेंगे तो उसमें आपके इन बीमारियों से बचने के चांस कम होंगे। जैसे चिकन है, आप जिसमें फिश का गोश्त ले सकते हैं, ये आपके लिए बड़े सूदमंद है। वाह, अच्छा मुझे बताएं, क्या ये कोई ऐसी जो पुराने दर्द होते हैं उसका कोई मुकम्मल इलाज है कि अगर इसको कुछ हम ट्रीटमेंट करें, कोई चीज़ लगाएं, मलें, खाएं, तो ये जो है पुराना दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए, या फिर ये वापस आ जाता है बस वक्ती तौर पे आराम हो? नहीं, पुराने दर्द के लिए हमारे पास जो है ना हल्दी बेहतरीन चीज़ है। आंबा हल्दी? मैं अब आपको यही बात करने लगा हूँ। एक होती है हल्दी, वो हमारे पास मौजूद है, अगर आप कहते हैं तो हम उसको तकरीबन दिखा दें। आए कौन सी जी, ये है हल्दी, आम हल्दी। जब हम किसी पेशेंट को कहते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल करें तो वो इसमें ये हल्दी इस्तेमाल करते हैं। ये हल्दी भी फायदा देती है, लेकिन जो आंबा हल्दी है ना वो ये है। आंबा हल्दी का कहवा इस्तेमाल कर लें या इसका पाउडर बना के 4 चम्मच सुबह शाम खाएं। जितनी आपकी पुरानी दर्दें हैं, चाहे वो आर्थराइटिस की हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम में सरायत कर गई हो, या चाहे आपको हर वक्त बॉडी के अंदर फैटीग रहती हो, तो आंबा हल्दी, ये इंडियन हल्दी होती है, ये बेहतरीन चीज है। सर ये कहाँ से मिलेगी और ये कहाँ से मिलेगी? ये तो वो वाली हल्दी है ना जो आपको रेडियो पे भी मिल जाएगी, जो बेच रहे होते हैं? ये आम हल्दी है, पाकिस्तानी हल्दी है, लेकिन इसकी एफिकेसी अपनी जगह है। इसमें इन्फेक्शन को क्योर करने का भी पूरे इसके अंदर वो अल्लाह पाक ने खासियत रखी है। लेकिन जो आंबा हल्दी है ना, चूंकि बात हो रही है पुरानी दर्दों की, तो पुरानी दर्दों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 3 चीजें और हैं। एक है सुरंजान शीरी और सुरंजान तल्ख। ये क्या है? ये हमारी इंग्रेडिएंट्स है हर्ब्स के, ठीक है। सुरंजान शीरी, सुरंजान तल्ख। सर हाथ में निकाल के दिखाएं, मैं तो पहली मर्तबा देखी कोई चीज, ताकि कोई कुछ खरीदने जाए तो उनको उसकी पहचान तो हो। जी बिल्कुल, ये देखें जी प्लीज, ये है सुरंजान शीरी। ये बेहतरीन चीज है आपके जोड़ों के अमराज के लिए। इसका आप इस तरह करें कि पाउडर, सुरंजान शीरी इसका नाम है, और ये आप जो है ना एक चटाक ये ले लें सुरंजान शीरी, और एक चटाक आप ले लें सूखा अदरक, जिसको हम जंजबील कहते हैं, सुंड भी कहते हैं इसको। अच्छा, ये देखें जी, ये है सूखा अदरक मैडम, ठीक है। और ये क्या था? ये सुरंजान तल्ख है। तल्ख भी लेनी है? जी, तल्ख भी दवाइयों में डलती है। मैंने दोनों की तस्वीर इसलिए ली कि लोगों को पता हो जाए। दोनों चीजों में से कोई एक डाल लें, या शीरी डाल लें या तल्ख डाल लें। अच्छा। दोनों का अफादियत पुरानी दर्दों में, यूरिक एसिड में, और आपके असाबी कमजोरी को ये ठीक करते हैं। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से है, पहचान हो जाएगी आपको जब आप जाएंगे। अच्छा, अब इनको हमने करना है क्या, ग्राइंड करना है? हाँ जी, इनको आपने एक छटांग सुरंजान शीरी ले लें, ठीक है, एक छटांग आप जंजबील ले लें। इन दोनों को आप जो है ना हम वजन, अच्छा इसमें आप आंबा हल्दी भी डाल लें, आधी छटांग। अच्छा ठीक है, आंबा हल्दी हमने 3 चीजें, सुरंजान शीरी, आंबा हल्दी और जंजबील, इन तीनों का पाउडर बना के सुबह शाम आधी आधी चम्मच इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जो आपकी पुरानी दर्दें हैं, जो असाबी कमजोरी है, जो वीकनेस है, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। और 1 महीने के इस्तेमाल से यूरिक एसिड भी आपका ही कंट्रोल कर लेगा। वाह वाह, बड़ा अच्छा नुस्खा, बड़ा आसान सा है। ठीक है, और दूसरा नुस्खा आप क्या बताने लगे? दूसरा मैं जो जोड़ों की लेस भी होती है ना, उसमें भी जैसे आवाज आ रही है, वो कमी हो जाती है लोगों को, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, उसके अंदर जो है ना हमारे पास एक दवाई है अजगन नगूरी, अभी वो मौजूद नहीं है। जिन लोगों के जॉइंट्स के अंदर आपस में रगड़ खाते हैं, आवाज आती है, उसके अंदर 2 चीजें, एक तो सुरंजान शीरी और दूसरा अजगन नगूरी। इन दोनों को हम वजन लेके और आप आधी चम्मच सुबह शाम खाएं। अल्लाह के हुक्म से ये जो घुटनों से आवाज आना है, और आप ओवरवेट की वजह से आपके घुटने उस बोझ को नहीं अगर बर्दाश्त कर सकते तो वो बेहतर होंगे। और तीसरी एज अ लोकल एप्लीकेशन इसके अंदर एक चीज है, रोगने अरिंड।
ये अमूमन बच्चों को हम देते हैं पेट के लिए, कब्ज के लिए, कस्टर ऑयल। अच्छा कैस्टर ऑयल, ठीक है ठीक है। कस्टर ऑयल बेसिकली ये रोगने अरिन को आप हल्के हाथ से अपने घुटनों पे इसका मसाज करें, दोनों घुटनों अच्छा पे। इसको गर्म करके या फिर नहीं, सादा इसको ऐसे? नॉर्मली मसाज नॉर्मल लगा लें, बेशक आप गर्म ना अच्छा, करें, रोगने ठीक अरिन है। है। ये कैस्ट्रोल ऑयल है, आम आपको समझ आ जाएगा ये, क्योंकि उर्दू में नाम ले रहे हैं तो उस तरह से भी आपको मिल जाएगा बाजार में। और कैस्ट्रोल ऑयल, ठीक है, दिस यू कैन गेट इजीली फ्रॉम बाजार। तो ये अच्छा, इसका मैं तरीका बता रहा था आपको कि रोगने अरिन को जिन लोगों के जोड़ों में से आवाज आती है या आपके वजूद का जो बोझ है वो घुटने बर्दाश्त नहीं करते, वो आप घुटनों पे अच्छी तरह उसका मसाज करके उसके ऊपर कोई आप नी बैंडेज पहन लें और उसके ऊपर आपने टकोर करना है। टिकोर किस चीज़ से? नमक और रेत के कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो किसी भी आप ये जो पैड है हीटिंग पैड के कर लें। हाँ, जो हम ये कमर better वगैरह है। के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, Obviously, उसको भी कर सकते हैं। उसके भी कर सकते हैं, पानी का उसमें कर सकते हैं, पहुंच के आप पैड के ठीक कर है, सकते हैं। ठीक तो है। ये आप इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि यानी कि हमारे यहाँ अतिबा ने इसको हमेशा जो है ना वो कब्ज़ के हवाले से इस्तेमाल किया, लेकिन जिनके जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं, जिनके घुटनों में से वो रगड़ खाते हैं, लेगामेंट्स के इश्यूज हैं, उसमें ये बेहतरीन चीज़ है। वाह जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है हम आपको मज़ीद बताएंगे कि जोड़ों के दर्द को, जिस्म के दर्द को, हड्डियों के दर्द को आप किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं और इसका कैसे मुमकिन इलाज है। ब्रेक के बाद अच्छा, हम जो जोड़ों के दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर पैरों में, पिंडलियों में, ये जो आपके फिश एरिया होता है यहाँ पर जी, बड़ा जी। ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। हमारी अम्मी जो थी ना, अगर किसी बेटी को दर्द हो या किसी को बेटे को पाँव में ऐसे दर्द हो ज़्यादा चलने से, फिरने से, खेलने कूदने से, तो वो जो समंदर में स्टोन्स नहीं होते, पत्थर पड़े हुए होते हैं थोड़े से बड़े बड़े, प्लेन सरफेस वाले, ये नहीं कि चूरा चूरा वाले, जो बिल्कुल चिकने होते हैं और खूबसूरत, उसके अंदर बारीक 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 दाने डिजाइन, जिसको हम कहते हैं ये मरवरीद। हाँ, मरवरी, साफ चिकने पत्थर जी, जो जी, होते हैं बिल्कुल, गोल गोल, बिल्कुल। उन पत्थरों को लाके अम्मी पानी खोलते हुए पानी में डाल देती थी और उसके बाद हमें अच्छी तरीके से पाँव में, जहाँ पे जो भी जगह पे दर्द हो, कमर में, अच्छा सा मालिश करके थोड़े से नीम कोसा तेल में, उसके बाद अम्मी क्या करती थी, उन पत्थर को ना पानी में से निकाल के तो उस तेल के साथ जिस्म पे मलती थी, पाँव पे मलती थी। अब उसकी होती थी हमें टिकोर, और वो पत्थर काफ़ी देर तक गर्म रहता था, तो उसकी पूरी पीछे हमारे थाइस वाली जगह पे, कमर पे, जहाँ जहाँ बच्चों को भाग दौड़ने से, खेलने से दर्द होता, इतनी आराम आती थी कि हम सुबह सुबह बिल्कुल ऐसे जिंदा दिल होके और फ्रेश होके उठते थे। इसका भी ज़रा बता दें कि इस तरह की टिकोर जो है वो ये है कैसे? स्टोन थेरेपी। अच्छा, स्टोन थेरेपी इस वक्त आपके कई कंट्रीज़ के अंदर कुछ ऐसी मशीनरीज उन्होंने बना ली हैं, जैसे वो आपकी इसकी होती हैं मशीनरीज, जैसे वो आपकी थेरेपी करती हैं बॉडी का मसाजर। तो ये तो अम्मी हमारी उस वक्त करती जी हैं। जी, ये पुराने वक्तों में कुछ ऐसे स्टोन्स होते थे जो उसके अंदर अल्लाह ने खासियत रखी थी, जो ऐसे मजाज था कि जब उसको आप रगड़ाई करते हैं ना किसी ऑर्गन के ऊपर, तो वो अपनी जो है ना उसकी हीट की वजह से वहाँ के मसल की सोजिश भी उतरती थी और वहाँ पेन भी रिलीफ होती थी। और अभी भी हमारी कई चीज़ें हैं, हम मिसाल के तौर पे अब आप ये देखें ना कि ये जो है कैरोप्रैक्टर के अंदर एक वो मखसूस एक इक्विपमेंट्स है, उसके साथ आप अपने मिसाल के तौर पे जिनको मोरों का मसला है, पाँव के निचले हिस्से में हम कहते हैं आप वो तेल लगा लें और माचिस की तीली की मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके साथ पंचिंग करें 15 मिनट दोनों पाँव पे। अच्छा। जिनके मोरों का मसला है, उन मोरों के अंदर अल्लाह ने इन पाँव के और हाथों के अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके ब्रेन, आपके तमाम ऑर्गन, आपके वाइटल ऑर्गन की असेस वो रखते हैं। तो ये जो है ना वो उससे पत्थर के साथ भी उसका काम हो सकता है। और उसके अलावा कुछ लकड़ियां ऐसी थी पुराने वक्तों में, हमारे कोहना तिब्बा उन लकड़ियों के साथ मरहम को लगाते थे, वो एंटीसेप्टिक होती थी। वाह, तो ये अब चूंकि वो दौर गुजर गया, अब हम जो टकोर कहते हैं वो रेत और ये नमक, हाँ। ये चूंकि आप देखें लोगों को आसानी देनी है ना कि जो चीज़ आसानी से मैसर हो, आसानी तो से। रेत को और नमक, डली वाला नमक लेके आप उसको कोसा कर, उसको मलमल के कपड़े में या किसी मोटे कपड़े में डाल के तो उसको आप टकोर करें, तो आप यकीन कीजिए जिनकी ये जर्क लगती है, जिनको वक्ती तौर पे कहीं झटका लगा, चोट लग गई, इमीडिएट वहाँ काम करते हैं। वाह, अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि एक तो इसके बारे में भी बड़ा सुना था कि जो जैतून का तेल होता है वो जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा मुफीद होता है, उसमें कलौंजी का तेल जो थोड़ा सा शामिल करके उसको भी कोसा गर्म करके, क्या ये मिथ है या ये सही है? इसकी अगर अच्छी तरीके से मालिश की जाए, कलौंजी के तेल में कहते हैं मौत के अलावा सारी चीज़ की शिफा है, ठीक है, तो क्या ये काम करेगा जोड़ों के दर्द के लिए? देखें, जैतून के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वत्तीन की भी कसम खाई है, और दूसरा जैतून के हवाले से हदीस का मफहूम है कि इसको खाओ भी और लगाओ भी। अरे वाह, तो जैतून का तेल में डेफिनेटली अफादियत है। हम अपनी तमाम जो ऑयल बनाते हैं उसमें शिफा के नुक्ते नज़र से थोड़ा कलौंजी भी डालते हैं, थोड़ा जैतून भी डालते हैं। अच्छा। लेकिन हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता देते हैं तेल की, हाँ। 3-4 किस्म के ऑयल हैं जिसके अंदर एक लौंग का तेल है,
ये हमारे पास मौजूद है, ये लौंग का तेल है। अच्छा, ठीक है, और ये देखिए जी प्लीज, ये बहुत ही यानी तासीरन गर्म होता है लौंग का तेल। यानी हम उसमें लेंगे थोड़ा सा बादाम का तेल ले लेंगे, थोड़ा सा लौंग का तेल ले लेंगे, थोड़ा सा जैतून का तेल ले लेंगे और थोड़ा कलौंजी, और उसमें हम आप थोड़ा सा जो है ना ये तिलों का जो तेल होता है ये मिक्स करके इसकी जब हम एज अ लोकल एप्लीकेशन मसाज करेंगे, जो मोरों के मसले हैं, जो आपके मसल्स जिनके पेन करते हैं, इवन के जिनके घुटनों के अंदर पेन आती है, वो इससे दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, और ये मालिश जो है करनी किस तरह से है? ये डेली रात को बेड टाइम पे करें, क्योंकि अक्सर मालिश करने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, और बिलखसूस ये जो सर्दियों का मौसम है इसमें गर्म सर्द का बड़ा खर्चा होता है। तो जब आपने आजकल जो भी मालिश करनी है, चाहे बच्चों की करनी है या बड़ों ने करनी है, वो बेड टाइम पे करेंगे और उसके बाद आप अपने जो है ना रजाई में या कंबल में चले जाएंगे। अच्छा। वो पूरी रात उसकी हीट की वजह से भी ना उसको सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और मुझे ये भी बता दीजिए, जो आप कावे बता रहे थे, कोई जोड़ों के दर्द के लिए कोई ऐसे कावे अगर कारआमद हैं, आपको लगता है कि वो ज़रूरी पीने चाहिए? मौसम भी सर्दियों का है तो टिकोर भी रहे। अच्छा, कावे के लिए मैं एक ऐसा यूनिवर्सल कावा बताता हूँ जो घरों के अंदर किचन रेसिपी के अंदर है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर आप ना मुलट्ठी ले लें, ये मुलट्ठी की लकड़ी है, ये अमूमन गले के अमराज में तो हम देते हैं, लेकिन जाहिर बात है सर्दियों में गला खराब होने से फीवर भी होता है और जिस्म भी टूटता है। तो ये मुलट्ठी एक लकड़ी ले लें, इसका पीस एक, और इसी तरह आप ले लें दारचीनी। दारचीनी दो किस्म की होती है, ये श्रीलंका की दारचीनी होती है, रिंग वाली, गोल वाली रिंग वाली। जी, ये रिंग वाली दारचीनी लेनी है। ठीक है। एज अ मेडिकेशन में इसकी एफिकेसी कंपैरेटिवली छाल वाली जो है ना उससे ज्यादा ही है, उससे 90% ज्यादा ये वर्क करती है एफिकेसी के लिहाज से। ठीक है। तो ये दारचीनी का एक पीस ले लें, एक मुलट्ठी का ले लें, और ये जंजबील, सूखा अदरक, इसका बिल्कुल चने के बराबर एक पीस ये ले लें। 3 चीजें होगी, और चौथी इसको बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, बिल्कुल चने के बराबर, चूंकि ज्यादा डालने से इसमें कसीलापन आ जाएगा, कसीलापन, करवाहट आ जाएगी। अच्छा, चौथी चीज है एक चुटकी कलौंजी डाल लें उसमें। अच्छा, एक चुटकी कलौंजी डाल लें, और आखिर में आप यहाँ हमारे पास मौजूद नहीं है सौंफ, ताकि आपका जीआईटी सिस्टम पे इसका किसी चीज का कोई इफेक्ट ना हो। तो सौंफ की तासीर ठंडी तो नहीं होगी? नहीं, सौंफ की तासीर वो तो आपकी गैस नहीं होने देती। देखें जितनी भी पेन आखिरी वाला दोबारा दिखाएं, क्या दिखाया था? ये कलौंजी है जी, प्लीज कलौंजी एक चुटकी डालनी है, एक चुटकी, ठीक है। यानी आपने एक पीस लकड़ी का मुलट्ठी का लेना है, एक पीस आपने लेना है दालचीनी का टुकड़ा, और ये आपने लेनी है जंजबील, सूखा अदरक थोड़ा सा लेना है चने के बराबर, और एक चुटकी ये लेनी है, और तकरीबन 1/4 टीस्पून अभी हमारे पास मौजूद नहीं है सौंफ, वो आपने कावा बना के तकरीबन आप 4, ये मैंने रेसिपी बताई है, 4 से 5 कप बना लें। कावे का मुझे एक बार जरा लोगों को बताना था, कावे का जो अगर जैसे ये 2 गिलास पानी लिया है, ये 1 गिलास रह जाएगा तब करना है? इसको तेज आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे पकाना है, इसका अर्क निकालना है, इसको काला कर देना है? कुछ लोग कावे को काला करके पीते हैं। बिल्कुल नहीं, वो जब आप ज्यादा अगर पकाई करेंगे तो वो बजाय फायदा देने के उल्टा नुकसान देगा। उल्टा नुकसान, यही समझाना। वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, कुछ ऐसे अरोमाज होते हैं जो उड़ जाते हैं, कुछ एफिकेसीज हैं जो बहुत बर्न करने से काला स्याह कावा बना के लोग पी रहे हैं, वो कावे का ये है कि घड़ी का टाइम देख के 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना, और उसको बाद में छान के फोन के पी लें बस। उसके अर्क को निकालना है, उसको काला पका के काला नहीं करना। या ये कर सकते हैं 3 से 5 मिनट उसको बर्न करने के बाद उसको उसी जगह पतीली में रहने दें, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, पीने के काबिल हो जाएगा, छान के तो उसमें भी उसका रिजल्ट पूरा मिल जाएगा। ये आपने बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि लोग कहते हैं हमें असर नहीं होगा, काला कर लेते कावा, बनाते नहीं है ठीक तरीके से। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जी ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। अच्छा, और कोई ऐसा माजून भी आप बताना चाहें जो आपको लगता है कि ज़रूरी है जोड़ों के दर्द के लिए? मैंने तो सुना था माजून वगैरह भी बड़े काम करते हैं। हमारी कराबादीनी के अंदर ना तिब के अंदर एक है माजून सुरंजान है, माजून सुरंजान, जो मैंने अभी आपको ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था ना, ये सुरंजान। अच्छा, इस माजून को इसके नाम से तशबीह दी गई है, सुरंजान। अच्छा। सुरंजान शीरीं भी और तलक भी। ये माजून जिन लोगों को जोड़ों के मराद है, ये हमारा कराबादीनी है, किसी एक कंपनी का नहीं है, हर बंदा बना सकता है। इसकी एक फार्मूलेशन है, हमारे जो फार्माकोपी है उसके अंदर एक इसका पैटर्न के साथ इंग्रेडिएंट्स हैं। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहिए थी, ये जो माजून बनते हैं क्या इनको चीनी के बगैर, इनको मीठे के बगैर भी बनाया जा सकता है? क्योंकि जो शुगर के पेशेंट लोग हैं, ये जो फजूल में चीनी की जिनको आदत ही नहीं है, वो नहीं खाना चाहते, उनको ये खाना पड़ता है, या गुड़ भी ना डालें, कुछ ना डालें, ऐसे माजून मिलते हैं। देखें पहले वक्तों में हमारे जितने कोहना तिब्बा थे वो शहद के अंदर माजून बनाते थे। शहद अब चूंकि चीज महंगी हो गई है तो लोग कमर्शियलिज्म में आ गए हैं, तो वो माजून को चीनी में बनाते हैं। तो हमने, लेकिन हर कंपनी ने अपने जो माजून है ना उसका मुतबादिल में कैप्सूल भी बना लिए, यानी इसका पाउडर। अब जाहिर बात है जो इंग्रेडिएंट्स कड़वे हैं वो वैसे आप लोग नहीं खा सकते, लेकिन कैप्सूल की शक्ल में वैसा तो नहीं इफादत देगी ना जैसे हम डायरेक्ट नहीं, कैप्सूल भी अल्हम्दुलिल्लाह इफादियत देगी, या उसका पाउडर ले लें।
अगर आप कैप्सूल नहीं ले सकते तो पाउडर ले लें, उसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐसा डाल लें जिसमें जायका उसका कदर बेहतर हो जाए। अच्छा, क्योंकि देखिए हमारे बच्चे जो है ना वो माजून नहीं अब खाते। तो हम घर में नहीं बना सकते माजून? नहीं, देखें इसकी एक फॉर्मुलेशन होती है, इसका एक पूरा एक औज़ान होता है, ये एक मेडिकेशन है ना, इसकी तो एक तबीब को पता है कि इसको कितना गर्म करना है, कितना इसको अंदर कब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और कितनी पाउडर में उसके औज़ान होंगे, तो ये एक तबीब ही बना सकता है जो एक मुस्तनद तबीब है। अरे हर चीज़ के जो ये माजून बनते हैं वैसे आप लोग की हिकमत में, कि मेरा तो बड़ा दिल है किसी दिन लाइव भी आप यहाँ पर अगर कोई माजून बनाना सिखाएं तो दुनिया जो है ना मुझे लगता है काफ़ी दर्दों से बच जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछनी चाहिए थी, मसल्स में जब हमारे दर्द होती है, ठीक है, कोई अगर ख़ास इंजरी अगर हो गई है, कोई चोट लग गई है, वो जगह के मसल अंदर से फट जाते हैं, वो ठीक तो हो जाते हैं मेडिकेशन से, बैंडेज से, प्लास्टर से, कोई ऐसी चीज़ों से, मगर बाद में ना वो जाके थोड़ा सा तकलीफ देना शुरू कर देते हैं और काफ़ी इरिटेट होता है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा बाइक से गिरता है या उसको जर्क लगती है, वो इमीडिएट कहीं उसको झटका लगता है, इमीडिएट अगर उसके मसल्स के टिश्यूज के अंदर इन्फ्लेमेशन आती है ना, वो आपने फिल फॉर बर्फ के इसके टकोर करने। बर्फ से इमीडिएट। अच्छा, यानी अगर पुरानी दर्द होगी उसको आपने बर्फ से नहीं करना, वो आप करेंगे गर्म चीज के टकोर। अच्छा, अगर आपको एक्यूट जर्क लगा है, एक्यूट जर्क का मतलब ये कि आप गिरे हैं, आपको झटका लगा, आपका टिश्यू फट गया है, इमीडिएट आपने उसके अंदर जो है ना वो बर्फ से टकोर करना है, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और दूसरा काम ये करना है आपने खाने के लिए, ये जैसे आंबा हल्दी है या आम हल्दी ले लें, इसका पाउडर 1/4 चम्मच कोसे दूध के साथ दे दें, उसी वक्त आपको एज वो पेन किलर भी काम करेगी, मल्टी जो है ना बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक की भी प्रॉपर्टीज है। एंटीबायोटिक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी हल्दी में पाई जाती हैं। तो ये आप दूध में गर्म, आप पहले वक्तों में देखें ना शहद में दूध मिला के देते थे, आजकल क्या होता है आप देखें बच्चे किसी की अगर आपने ब्लड लेना है तो ब्लड लेने के बाद फौरी जूस पिलाते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी बॉडी से ब्लड निकला है, आपकी बॉडी पहले फ्रीज हुई हुई, आप फिर ठंडी चीज देते हैं, वहां पे उसको चक्कर आते हैं। सर पहले तो वो घी में, देसी घी में, सरसों के तेल में हल्दी का लेप बना के तो जहाँ चोट होती थी वह लगाते थे, दर्द होता था तो घुटनों में लगाते थे, कपड़ा पट्टी बांध देते थे मलमल की, मलमल की और टिकोर हो जाती थी। देखें ये हमारी ना जैसे फिटकरी है, ये हमारी ये फिटकरी का पाउडर लेते थे, फिर वो देसी घी लेते थे, शहद लेते थे, उसके अंदर कलौंजी का पाउडर डाल के उसका लेप करके वो आप पूरी उस जगह पे करते थे। लेकिन ये प्रोसीजर एक ट्रीटमेंट के तहत बाद में होगा। एक्यूट पेन में आपने बर्फ लगानी है, 1-8 घंटे के बाद जब आप अपना ट्रीटमेंट लेते हैं फिर ये अमल आप कर सकते हैं। वाह वाह। अच्छा, और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे कुछ लोग वर्जिश नहीं करते, चलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, एक ही जगह बैठे रहते हैं, अभी वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, ठीक है, जोड़ों के दर्द के लिए मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, मगर उसके बावजूद वो चलते फिरते नहीं है, वॉक शॉक नहीं करते, तो क्या उनकी दर्द में आराम रहेगी या फिर उनको ये सब कुछ करना भी ज़रूरी है, चलना फिरना, एक्टिव होना सब लाइफ? देखें एक चीज़ मैं बता दूं अवामुन नास को कि लोग ये समझते हैं कि आपको अगर कोई बीमारी आ गई है तो 100% दवाई इसको केयर करेगी, ये उनका वहम है। और ये बिल्कुल यानी पूरी दुनिया के अंदर आप WHO या पूरी दुनिया का जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट है उसके अंदर मेडिसिन की जो एफिकेसी है बॉडी के अंदर वो 25% है। 75% आपका लाइफस्टाइल है, प्रिवेंशन है और आपकी जो है ना एहतियात है। तो जिनको जोड़ों का दर्द होता है सबसे पहले वॉक ही तो बंद कर देते हैं, ये तो देखने वालों को बताया ना कि जोड़ों का दर्द जब आपकी देखें जब सोजिश होती है ना फिर आप वॉक नहीं कर सकते। जोड़ों का दर्द अगर इनिशियली है तो आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाए तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी वहां सोजिश आई थी और सोजिश की हालत में जब आप वॉक करते हैं ना मजीद एक्टिवेट होती है। इसलिए डॉक्टर हकीम जो है वॉक उस सूरत में मना करते हैं कि जब बहुत कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट चला जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितने भी आप एक्सरसाइज कर लें, अगर आप फर्ज करें आपके पास वॉक का टाइम नहीं है, आप 15 मिनट 10 मिनट जब अपने बेड से उठे हैं, तकिया निकालें, वहीं से एक्सरसाइज शुरू करें। फ्लेक्सिबिलिटी की जो एक्सरसाइज है वो 8 से 10 मिनट में हो जाती हैं और उस 8 से 10 मिनट के अंदर आपके नाखून से लेकर बालों तक ब्लड सर्कुलेट हो जाता है और आप 5-7 मिनट जंपिंग कर लें उठ के तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी जोड़ों के अमराज के पेशेंट हैं उनको चाहिए कि वो एक तो अपने वेट के ऊपर, उनका मेन कंसर्न है कि ओवर वेट की वजह से जोड़ों के अमराज होते हैं। दूसरा एक्सेस प्रोटीन, रेड मीट खाने से जोड़ों के अमराज होते हैं। तीसरा बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हो गई, उसका इस्तेमाल कसरत से करने से जोड़ों के अमराज होते हैं। और आखिर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, चूँकि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है हमारी कार्टिसोल इम्यूनिटी को इन्हांस करता है,
जब आपका स्ट्रेस की हालत में किसी चीज के ऊपर आप फोकस करते हैं तो वो कार्टिसोल आपको ऑटोइम्यून डिजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपने तबीब के मशवरे से, डॉक्टर के मशवरे से मरीज को जो सहूलत दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और पुराने ज़माने के लोग कहते होते थे ना कि हमें छड़ी नहीं चाहिए, वो उनको छड़ियों की ज़रूरत नहीं होती थी, वॉक करते थे, सामान लाते थे, सौदा लाते थे, मस्जिद जाते थे, दादियाँ नानियाँ बच्चियों के साथ वॉक करती थी, खेलती थी, रिश्तेदारों में, नेबर्स में, हर जगह, हर घर में चल चल के फिर के खुद जाती होती थी। ये जो छड़ियों का ज़माना था ये नहीं था, क्योंकि उनको अगर छड़ी पकड़ाओ पहले ज़माने के लोगों को, वो ये कहते थे कि ये छड़ी मुझे सहारा देगी, ये देखो इस छड़ी को अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर ये छड़ी कहाँ है, इसको तो मैं सहारा दे रही हूँ या मैं सहारा दे रहा हूँ। तो छड़ी का सहारा ना हासिल करें और ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखें, चलें फिरें, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी करें, स्ट्रेस से दूर रहें और जो हर्ब्स वाली चीज़ें उनको इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो इजी गोइंग हो, आपके जोड़ों के दर्द ना हो, आपको तकलीफ ना हो, किसी भी किस्म का लाइफ में पेन नहीं होना चाहिए। आप फिर पेन नहीं तो फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। सी यू आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और नाज़रीन। अभी मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ एक ऐसे सिंगर से जो कि बहुत फेमस हैं, वर्ल्ड वाइड उनको पसंद किया जाता है, लोग बहुत उनके साथ जो है कोलैबोरेशन करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों ने की है, जिसमें एक बिलाल सईद जो है उन्होंने भी अपना बड़ा अच्छा सा गाना जो है वो एक कोलैबोरेट किया था, बहुत लोगों ने पसंद किया। अभी नाम बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। सिद्धू मूसेवाले जो है उनकी जैगवार एक सॉन्ग था जो कि उनके साथ उन्होंने किया। एक और भी सेम बीट भी सिद्धू मूसेवाले के साथ कर चुके हैं। काली हुडी और एक काली बनाली जो था इनका, काली बनाली एक क्या था, डिनाली है ना, काली डिनाली। आवाज़ आ गई आपको जी? मेरे साथ बैठे बोहेमिया, क्या हाल है? बोहेमिया है ना, बोहेमिया। बोहेमिया का क्या मतलब हुआ? बोहेमिया तो एक निक नेम है उनका जो सही नेम है वो रॉजर डेविड है। अच्छा, हाँ, बोहेमिया के नाम से बहुत ज़्यादा। तो आपका सरनाम क्या है? मेरा नाम तो मोहम्मद जुनैद है। मोहम्मद जुनैद, मगर आपको प्यार से लोग बोहेमिया बोहेमिया कहते हैं, समझते हैं, समझते भी बोहेमिया बोहेमिया। आपको बोहेमिया से इतना प्यार, कब ये फ़ैन फॉलोइंग शुरू हुई? 7-8 साल पहले कुछ लोगों ने मुझे कहना शुरू किया था कि आपका जो गेटअप है ना वो सेम टू सेम बोहेमिया से रिजेम्पलेस करता। हाँ, तो फिर मैंने भी सुनना शुरू किया। जब मैंने देखा और फिर लोगों ने वो पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह मेरे साथ लेना शुरू कर दी, वो मेरे में एक शौक सा आ गया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो गाते भी हैं उनके जैसा? उनके जैसा फिर मैंने कोई 1-2 सॉन्ग किए थे अपने, तो वो बोहेमिया बाजी ने सुना भी है, उनको मैंने लाइव सुनाया था। हाँ, आने से पहले ही सुना दिया था मैंने। वाह, तो आपकी उनसे है? जी हाँ, सलाम दुआ, हाल चाल भी है। हाल चाल भी है, इतनी है कहानी? वाह, अच्छा। पहले था, अब थोड़ा कम है। अच्छा, मतलब वैसे वो पर्सनली कैसे हैं? बड़े डाउन टू अर्थ है बहुत, उनके अंदर वो इस तरह का वो शोहरत का गुरूर और ये सब अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्त अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। अच्छा, जी हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर आप जैसे फैंस जो ख़ास तौर पे उनके लुका लाइक है और उनको इतना पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए क्या कहते हैं वो? एक तो ना भी उनके काफ़ी शोज़ थे इधर लाहौर में भी, मैंने बड़ी कोशिश की मिलने की, तो मैं मिल नहीं सका। अब पता नहीं कोई नाराज़गी थी उनको या क्या था, मैंने बड़ा ज़ोर लगाया मैं मिल लूँ बस, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे। और कॉल पे उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगा तो मिलेंगे ज़रूर, लेकिन वो कोई 2-3 बार हो के चले गए, मिले नहीं ज़रूर। चलें, अब ये रील जो है ना ख़ास उनको टैग कीजिएगा, मैं भी उनको मेंशन करूँगी ताकि वो आपको जो है ना इसका जवाब ज़रूर दें। अब हमें बोहेमिया जी का कोई अच्छा सा गाना भी सुना दीजिए ताकि हम लोग जो है ना आपका इस गाने का ज़रा मज़ा ले सकें। एक तेरा प्यार। हाँ, माइक पकड़ लें जी, आ जाए जी। सीने चो कट लिया दिल, होगी मेरे तो खता, तेरी अखां च मैं अखां पा के वेख्या हूं लगदा नहीं दिल। हुन किनू वे पता ने एक वाली दुनिया दे मेले तो परे हो के मिल, मैनू देई मौका, मैं आदमी अवारा छड़ा ते शराबी पर मेरा दिल। तेरी यादा दा गुलाम वसीने विच धड़ के ते नाल लई तेरा नाम, राजा तेरा पुजारी, मैं अखां बंद करा कन्ना विच सुना आवाज तेरी प्यारी। मैनू रब दी सो, मैं रात मैंने सारी तेरी याद विच जाग के गुजारी। कोई बात नहीं, होता है, मगर मैदान अभी भी खाली है, बैठना नहीं है आपने। एक और मुझे सुनाना है वो वाला गाना जो इन्होंने बिलाल सईद के साथ गाया था, ज़रा हो जाए। उसमें तेरी मेरी जोड़ी। अरे
तेरी मेरी जोड़ी रब ने हथा दे नाल जोड़ी तेरी मेरी जोड़ी तेरे अगे जिंद लगे थोड़ी तेरी मेरी जोड़ी वे जदों तक जिंदगानी तेरी अखां विचों डिगन वाली पानी तैनू मेरी सो मेन उनका जो ये लाइन जो मुझे याद है उस सॉन्ग में से वो ये है वाह। और कोई इनका पटोला? जिवें अग विचों निकल आवे शोला पैंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला सीना खोला लहू डोला तेनू दिल दियां गल्लां बोला करे जी मेरा पर सोनी मैं की तेरा हाय जबरदस्त। जैगवार? सोनी मॉडल लगदी मॉडल टाउन च रहिंदी वे छोटे मोटे लोकां नाल ना मिले नाले छोटी मोटी गड्डी जिंदी बहंदी नाले नजर नहीं आंदी मैनू नहीं होर कोई कामयाबी दसो किथों लैके आवां मैं जैगवार दी चाबी बिना LED हेडलाइट्स ते तेरा प्यार मैनू दिसे ना जरा भी काली हुड्डी? वो नहीं आता। अच्छा चलें, अपनी मर्जी का पीली हुड्डी सुना दें। पीली हुडी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬੋਹੀਮੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਫੋਲੋ ਆਲ ਕਰਨ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਐਂਡ ਰੋਲ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਜਿਨੇ ਜਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ। वाह जबरदस्त। एक ब्रेक लेंगे, we'll be right back। आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं, अच्छा रैप करते हैं, आप तो बड़े मजे का टैलेंटेड है आप तो, है? थैंक यू। अब तो आपको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी। आप तो हमारे प्लेटफॉर्म से अभी परफॉर्म करके जाएंगे तो उसके बाद तो फैन फॉलोइंग ही नहीं रुक रही। फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है आपके? क्या कह रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है? फ्यूचर प्लान्स में मैं आजकल जो देख रहा हूँ कि जैसे मैं आज भी इधर आया हूँ, मैं ये रास्ते में सोच रहा था कि ये भी एक आजमाइश है कि जब आप किसी बड़ी जगह पे बैठते हैं और काफ़ी लोग सुनने वाले होते हैं तो कोई अच्छा मैसेज, आजकल कोई भी अपनी इज़्ज़त का ख्याल खुद से नहीं कर रहा, तो जब हम अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। वाह। टिकटॉक पर लाइव उसमें गालियाँ दी जा रही हैं, लड़कियां भी लड़के भी, और ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि समझ से बाहर है। तो इसका कोई बायकाट का कोई सीन सोच रहा था मैं कि ये जो फहाशी ये लोग फैला रहे हैं, जो नई यूथ हमारी ख़राब हो रही है, तो इस फेम का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैंने तो सीधी सी बात है, एक चीज़ जो बुरी है ना उसका हल ये सोचा है, जो बुराई है जो बुरी चीज़ है उसका बाइकआउट यही है कि उस चीज़ को देखना छोड़ दें, जो बुरा काम कर रहे हैं उनको देखना छोड़ दें, क्योंकि उनके बीच में जो 5 अच्छे काम कर रहे हैं ना, जो कुछ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई अच्छी बात बता रहे हैं, कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो वो भी बेचारे मारे जाते हैं। इसलिए मैं तो ये बात समझती हूँ कि जो बुरा काम करे बस उनको फॉलो करना छोड़ दें, जो अच्छा काम करते हैं उनको फॉलो करके उनको लेकिन कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो सामने आ जाती हैं, बस अब उनको दफ़ा करें, रद्द करें ना, दिल पे भी ना लें, बस छड़े परे छोड़े, अभी काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें, लोग आपके फ़ैन बनेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। अब ये भी दौर आ गया, यकीन कीजिए जो अच्छी बात करेगा, हक की बात करेगा ना, अल्लाह तो इज़्ज़त देता ही उसको, दुनिया भी पूछेगी। ठीक है, अब बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपको, आप आए, आपको ये प्लेटफॉर्म दिया हमने, आपको फिर भी बुलाते रहेंगे क्योंकि आप जैसे टैलेंट को मुझे लगता है हमें सराहना चाहिए। तो आपके वक्त का शुक्रिया, आपके टैलेंट को अल्लाह ताला और तरक्की दे, आपको और रास्ते खुले। तो हम आपसे बात ये करना चाहेंगे कि साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है आज। फिर जाते जाते आखिरी वक्त में यही कहूँगी कि अपने जो वादे हैं, कस्में हैं, वो चीज़ें लोगों से मत करें, ख़ुद से कर लें कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को चेंज करेंगे और अगला साल जो है वो जो चेंज होगा ना उसको वाकई चेंज बनाएंगे। वो कहते हैं ना कुछ लोग कि ये जो 2024 गुजरा है ना, लिख लो 2025 भी जो है ना इंज गुजर जाएगा। बात सही है, अपना ख्याल रखिएगा।